to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news affecting the center nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether it gives supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. And they always say, the political pundits and the economists, that there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. Because if the economic and political systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. We welcome guests in our studios today. We welcome Utpal Vallabh Saab from the RJD. Utpal Vallabh Saab, namaskar, welcome to the show. And then we got Dr. Churaina Malhotra ji from the NCP. We got Nizamuddin Ryan from the Indian National Congress, and later will be joined by Ajit Chauhan ji from the Bharatiya Janata Party. The Bihar elections is going to be what they say was going to be Waterloo for Nitish Kumar, or is Tejasvi Yadav going to get the upper hand the first round? The first round of 121 seats, which way will it go? Will it go to the water boy turned cricket player Tejasvi Yadav ji, or will Nitish Kumar retain? We welcome Utpal Vallabh Saab from the RJD. Vallabh Saab, namaskar, welcome to the show, sir. Utpal Vallabh Saab, how do you see अब फर्स्ट राउंड किस प्रकार से देखते हो? 121 सीट्स, 5 बजे तक 60.13 टर्नआउट था. How do you see the first game, first set? क्या तेजस्वी यादव जी आगे है? वल्लभ साहब, उत्पल वल्लभ साहब फ्रॉम द आरजेडी. जी नमस्कार. नमस्कार सर. आप देखेंगे बिहार के चुनाव के पोल के जो रिजल्ट है और जो प्रतिशत है उसको देखेंगे तो 90, 2000 और इसके बाद मतलब कि जो बढ़ता हुआ इतने बड़े पैमाने पे ज्यादा संख्या में मतदान करने लोग बूथ तक आए, तो जो बढ़ा हुआ मतदान है वो सरकार के पक्ष में तो नहीं आई है, क्योंकि ऐसी कोई काम सरकार की नहीं है जिससे मतदाताओं के प्रति तो ऐसा आकर्षण हो कि बूथ तक ज्यादा संख्या में लोग आए. 2005 में से ज्यादा लोग आए, 2015-10 से ज्यादा लोग आए, 2015 से ज्यादा लोग आए हैं मतदान केंद्र पे, और 2020 से भी ज्यादा लोग आए हैं मतदान केंद्र पे. ऐसे समय में जब सरकार हर एक मोर्चे पे विफल है, चाहे वो नौकरी देने के मामले में हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, तो सब तमाम मामले में जो विफल सरकार है जिसपे इतने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, और उसके बाद मतदाताओं का बूथ पर बड़े पैमाने पे बढ़ना, ये सरकार के खिलाफ में जाता है और ये महागठबंधन के पक्ष में जाता है. मैं आपको पूरे उम्मीद और भरोसे के साथ कहता हूं कि यह जो परिणाम आज 121 सीट का है, इसमें पूर्ण बहुमत के साथ में हमारी सरकार बनने वाली है. उत्पल वल्लभ साहब, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स, किस प्रकार से आप देखते हो? बिकॉज आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू था, हेल्थ केयर इज अ बिग इशू, एजुकेशन इज अ बिग इशू, सिक्योरिटी इज अ बिग इशू. तो कहां पर तेजस्वी यादव जी कहां पर स्कोर करते हैं अगेंस्ट नीतीश कुमार जी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी? देखिए, बिहार को अगर आप देखेंगे पाएंगे कि 14 करोड़ जो लोग हैं, 14 करोड़ लोग में लगभग मतलब कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में मिला देते हैं, और केंद्र सरकार की भी नौकरियां में तो अप्रोक्स 22 लाख लोग नौकरी में हैं, जो कि बहुत कम प्रतिशत में है. वो 14 करोड़ में 1 कुछ में है. लेकिन बाकी जो 99% लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? तो उसमें बड़े पैमाने पे यूथ है. यूथ में आप दोनों जेंडर को जोड़ सकते हैं, और किसान है, मतलब चूंकि ये किसान प्रधान स्टेट है तो किसान है, अर्थात मैं कहूंगा नौजवान और किसान मिला देते हैं तो पूरे बिहार का एक तस्वीर बनता है. और व्यापारी को उसमें अगर जोड़ ले, बचे कुचे लोग हैं, तो जब अब देखेंगे व्यापारियों के साथ क्या हुआ, जीएसटी और तमाम कानून के साथ में जो बड़े उद्योग घराना है, कैपिटलिज्म, क्रोनिक कैपिटलिज्म की वजह से वो मार खा गए. जो छोटे और मझौले आकार के व्यापारी हैं, उद्योग यहाँ लगा नहीं, रोजगार मिला नहीं, और शिक्षा नौकरियां जो युवा चाहते थे मिला नहीं, और शिक्षा की भी स्थिति बहुत खराब है. तो मैं कह रहा हूं कि जो शिक्षा और रोजगार है, ये सिर्फ युवाओं का मैटर नहीं है. वो जो युवक है जिनके माता पिता अभिभावक हैं, वो भी चिंतित है, उससे ज्यादा चिंतित है कि उनके नौजवान बेटे जो है ना वो बेरोजगार हैं. तो अर्थात ये पूरे बिहार का मामला है, नौजवानों का ही मामला नहीं है रोजगार. वो नौजवान के अभिभावक भी चिंतित हैं.
तो ये सब सारी बातों को देख करके सरकार के खिलाफ में जो एक माहौल बना है, और हम लोगों ने जो चंद 17 महीने का जो हम लोगों को मौका मिला, उस सरकार में आदरणीय तेजस्वी जी ने जो झांकी दिखाया बिहार के लोगों के साथ में, एक आशा और उम्मीद दिखाई, उससे एक उम्मीद जो पैदा हुआ। 17 महीना में 5 लाख नौकरियां, 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन, स्वास्थ्य सेवा में एक अमूलचूल परिवर्तन, मतलब सरकारी दवाई का जो लिस्ट सूची था मुफ्त दवा वितरण का, उसमें 200 पहले सरकार रखती थी, इसको तेजस्वी जी ने 66 तक किया। हर एक सरकारी सेंटर जो बड़े अस्पताल थे, छोटे अस्पताल पे, उसपे जो डॉक्टरों की उपस्थिति और उसमें जो लापरवाही होता था स्वास्थ्य व्यवस्था में, उस पर भी बहुत मतलब कि मुस्तैदी से वो चेक करके उनको व्यवस्था को भी ठीक किया। तो इन सारी चीजों को देखकर आदरणीय तेजस्वी जी के साथ में नीतीश कुमार जब आए थे, वो सत्ता शासन और बचे जो 17-18 साल के जो 17 साल रहे शासन रहे, उसमें दोनों में एक फर्क समझे यहाँ के लोग, और उस फर्क के बुनियाद पे लोगों ने, वो आधार पे लोगों ने तेजस्वी जी को मौका देने का पूरा मन और मूड बनाया है। और इसी का परिणाम है कि बूथ तक बड़े पैमाने में उत्साहित होकर लोग वोट डालने आए। उत्पल वल्लभ साहब, ये बात है कि मोदी साहब ने सबसे ज्यादा रैलीज बिहार में किया। खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बोलना पड़ा कि क्या मोदी जी के बेटे के शादी है क्या बिहार में? इतना विजिट्स मोदी साहब का बिहार में, मोदी साहब का खुद का इंटरेस्ट वहां पर था कि किसी प्रकार से वापस एनडीए को लाना है। जंगल राज के बारे में मोदी साहब बोले, जंगल राज मोदी साहब बोले, बार बार जंगल राज, अगले 100 साल तक लोग भूलेंगे नहीं इस जंगल राज को। पलायन के बात किए, क्या ये लोगों को इंप्रेस नहीं करेगा जंगल राज और पलायन? उत्पल साहब देखिए देश के आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री को किसी भी राज्य में जाना चाहिए। बिहार भी इसी देश का हिस्सा है, उनका स्वागत है बिहार में, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है कि प्रधानमंत्री बिहार आते हैं और जाते हैं। बड़ी मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तो संघीय प्रदेश, ये देश जो है ये संघीय व्यवस्था में है, यानी कि स्टेट और यूनियन केंद्र है। तो केंद्र सरकार के तरफ से बिहार सरकार को क्या योगदान 14 के बाद मिला, बिहारियों को क्या लाभ मिला, कितना उद्योग लगे, बिहार से 8 मंत्री है कम से कम, उस मंत्रालय से बिहार को क्या मिला, यह महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, और फिर से मैं स्वागत करता हूं कि प्रधानमंत्री को और आना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जब आते हैं तो करते क्या है? बिहार के लिए क्या किए उन्होंने? बिहार के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि बिहार के अंशदान को रोका, जीएसटी जैसे लगा करके व्यापार को खत्म किया, और ऊपर से बिहार की बोली लगाई। आप देखेंगे बिहार और बिहार के नेता और बिहारियों की, और वो डीएनए पर सवाल उठाए, यानी डीएनए मतलब नस्ल पर सवाल उठाया, और समाज में भेदभाव पैदा, जब आते हैं तब समाज में भेदभाव पैदा करते हैं। वो कभी कट्टा की बात करते हैं, कभी AK-47 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी, बिहार कभी AK-47 और कट्टा का समर्थन नहीं किया है, गुजरात गोधरा और दंगा का समर्थन नहीं किया है। बिहार एक सद्भाव वाला स्टेट है, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने वाला स्टेट है। देखिए प्रधानमंत्री जी के जो सीनियर नेता हुए आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जब बिहार में दंगा और देश में दंगा फैलाने चले थे, उस समय भी बिहार ने ही उनकी रथ को रोका था। तो प्रधानमंत्री जी के जो ऐसे मंसूबा है, जो खास करके फासिज्म वाले मंसूबा है, समाज को बांटने वाले मंसूबा है, देश को ठगने वाले मंसूबा है, अडानी अंबानी को, ये पूरे बिहार को गिरवी रखने वाले मंसूबा है, इस पर बिहारी को रोक है, इस पर बिहारियों को आपत्ति है। प्रधानमंत्री जी बिहार आए और बिहारी के हित की बात करें, इसके लिए बिहार प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। आपको याद दिलाना चाहता हूं उत्पल वल्लभ साहब, मोदी साहब ने हाल ही में पिछले दिनों में, और योगी आदित्यनाथ जी जब यूपी में आए, यही सबको याद दिला दिया था कि लालू यादव जी ने रथ यात्रा रोका था अडवाणी जी का। आप आरजेडी अगेंस्ट सनातन धर्म के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है। तो बार बार आज भी मोदी साहब ने वहां पर कहा, योगी साहब ने बार बार इस चीज को हाईलाइट कर दिया कि आपने अडवाणी जी के रथ इस मामला को आप ऐसे समझे सर, इस मामला को आप ऐसे समझे, जब आदरणीय कर्पूरी जी यहाँ मुख्यमंत्री थे और जो 26% आरक्षण की बात किए, तो यही जनसंघ के लोगों ने उनका विरोध किया था। और जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तो ये सरकार से वापस ले लिया और कमंडल लेकर घूमे रथ पर। मामला वो नहीं है, इनको भगवान से प्रेम भी नहीं है, ये मंडल कमंडल की बात नहीं है।
ये पिछड़ा को जब हक हुकुम मिला मंडल कमीशन के तौर पे, तो ये बहाना बनाया, कमंडल के लेकर के रथ निकल गए। तो हम लोगों ने उस मंडल कमीशन को लागू कराने और बखेरा न करने के लिए इनको रोका था। और फिर अभी देखिए कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जातीय सर्वे के आधार पर 2023 के रिपोर्ट के आधार पर 65% की जो बढ़ी हुई आरक्षण की मांग नीतीश कुमार जी किए हैं, इसको भी रोक करके मोदी जी रखे हैं। इनका इतिहास है। जनसंघ ने कर्पूरी जी को रोका जब वो पिछड़ा दलित को हक हुकूम दिए, और 90 के दशक में मंडल कमीशन के तौर पे इन्होंने विरोध किया, और आज जातीय जनगणना के 65% आरक्षण की मांग को ये रोक रहे हैं। ये मामला इस बात को समझिए, इसको ऐसे छोड़िए तो ये मंसूबा बिहार जो ऐसा राज्य है, उनको उन समय भी रोका, 90 के समय भी रोका, और फिर अभी भी मोदी जी को रोका है। We welcome Dr. Surena Malhotra ji from NCP, Sharad Pawar ji. Dr. Malhotra, welcome to the show. Namaskar. Dr. Malhotra, we are joined by Utpal Vallabh ji from the RJD. He's from Bihar. Utpal ji का कहना है कि first round to Tejasvi Yadav, first round to Mahagठबंधन, the large voter turnout, उत्पल जी का कहना है is a sign against नीतीश कुमार के खिलाफ है। ये पूरे वोट जो पड़ने वाले excess percentage, it is for change of governance. How do you see, डॉक्टर मल्होत्रा, आपका भी स्टडी अच्छा है इसमें, किस प्रकार से देखते हो आप बिहार पोल्स? क्या ऐसी बिहार पोल्स का जो क्वेश्चन है, अभी जैसे इन्होंने बोल रहे थे कि जैसे प्रधानमंत्री वहां आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बताते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स विच आर लाइक फोटो ऑप जो होता है, जो जहाँ सब जगह पे होता है, वही चीजें यहाँ चल रही है। जो बड़े बड़े वादे होते हैं, आप मुझे एक सिंपल एक चीज बताइए कि बिहार में इतना, सपोजिंग आप सब लोग बोलते हैं, सरकार बोलती है कि बहुत प्रोग्रेस हुआ है, बहुत ही आगे बढ़ा है बिहार, इतना है तो क्यों लोग बिहार छोड़ के बाकी जगह पे जाते हैं काम के सिलसिले में? क्यों लोग बिहार में रहते नहीं है, खाली अपनी फैमिलीज को बाहर रखते हैं और बाहर जाके हमारे मुंबई में आते हैं, बाकी जगह पे जाते हैं? इफ बिहार वो सो मच सेल्फ सफिशिएंट, इतने वहां प्रोग्रेस हुआ होगा, तो वहां यहाँ क्यों आते वो अपनी फैमिलीज को वगैरह छोड़ के? ये सिंपल क्वेश्चन है। फिर बिहार के जो दंगे फसाद है वो तो सबको पता ही है कि क्या हो रहा है वहां पे। जो विमेन की, लेडीज की जो सुरक्षा है वो तो एकदम निचली स्तर पे है। I mean, there is so much of scare over there in the minds of the people. Then we have always talked about what about the standard of education. एजुकेशन वहाँ पे मतलब लोगों के लिए, सिंपल लोगों के लिए, जो सादे लोग हैं, उनके लिए कुछ सुविधा ही नहीं है। एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन जो मतलब बहुत, या तो बहुत महंगा है, मेडिकल किसी को करना होगा, इंजीनियरिंग करनी होगी तो बहुत इतना महंगा है, तो बाकी कुछ वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती भी नहीं होती है। तो वहां पे सब तरीके से मतलब प्रगति होने के बजाय अधोगति हो रही है, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर मल्होत्रा, एक बहुत बड़ा इशू था, शरद पवार साहब और सब लोग ने मिलकर जो वोट चोरी के खिलाफ बोला था। महाराष्ट्र में भी एक संघर्ष था। कल राहुल गांधी जी ने हाईलाइट कर दिया जिस प्रकार से ब्राजीलियन बॉर्डर से लेके सद्दाम हुसैन से लेके कैसे वोट डिलीशन हो रहा है, कैसे 25 लाख के आसपास वोट ऐड होता है। तो डिस्क्रिपेंसीज, क्या आपको लग रहा है कि ये जो आप लोगों ने हाईलाइट कर दिया है तो वोट चोरी बिहार में रुक सकता है थोड़ा बहुत? हाउ डू यू सी दैट डॉक्टर मल्होत्रा? वोट चोरी जो है वो अभी रुकना, दैट इज व्हाट इज, ये सब हाईलाइट ही हो रहा है। ये मतलब उन्होंने क्या बोलते हैं कि पुरावे के साथ बताया है कि कैसे कैसे मतलब किसी का भी फोटो यूज करके वोट चोरी हो रही है। तो दैट इज व्हाट इलेक्शन कमीशन के वहां पे मांग हो रही है कि इतनी सारे मतलब जैसे हमारे रोहित पवार जी है, वो भी, उन्होंने भी इतने सारे मतलब पुरावे इकट्ठा किए हुए हैं कि ये सब अब बातें हैं, इसको निवडणूक आयोग must give some time to do the explanation, but from the beginning, from the starting, निवडणूक आयोग has been not, election commission has not been giving any answers to whatever, and they were asking for the digital पुरावे जो मांग रहे थे, डिजिटल लिस्ट मांग रहे थे, वो भी उन्होंने नहीं दिया। मतलब जो भी चीज मांग की है to sort of clarify things, to sort of show them whatever things, वो सब उन्होंने unavailable किया है। कुछ भी ऐसे बोल के कि बाबा दिस वी कैन नॉट गिव आफ्टर 6 months, वी कैन नॉट गिव अप डू दिस, वी कैन नॉट गिव द सीसीटीवी फुटेज की जहां पे देखा जाए कि कौन लोग आ गए, कौन लोग है, आधे द पीपल हु आर नोन और सम अननोन फेसेस आर कमिंग। तो ये सब चीजों में सब गड़बड़ घोटाला हो ही रहा है। फिर जो दूसरा मुद्दा है जो दोहरी डबल वोटिंग का,
तो वो भी लाया गया। उसमें भी अभी क्या हो रहा है कि उसको भी दूसरा रूप देने की ये कोशिश हो रही है। दे आर ट्राइंग टू मेक इट लाइक हिंदू मुस्लिम एंड ऑल, वेयर एज आवर पार्टी एंड Congress have always said that okay, no, there are double votes, but those votes are all the surname doesn't matter, it is all mixed votes. There Hindus are also there, Muslims are also there, everybody is there. But then जो मंत्री है उन्होंने सीएम बोल रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ महाराष्ट्र में होता ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। बट देन उनके ही मंत्री ने जो बोला हुआ है कि बाबा हाँ उसमें है, बट देयर मुस्लिम के वोट है, मतलब इनडायरेक्टली आप भी एग्री कर रहे हैं कि उसमें डबल वोटिंग है। तो ये सब चीजें, इसको मतलब क्लैरिफिकेशन होना ही चाहिए। अदरवाइज अपनी सब अभी ये सब इशू निकाला तो फटाफट अभी इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए। Now where is the time? This was made and तुरंत elections are declared. Now what to say? I'll go to उत्पल वल्लभ जी। उत्पल वल्लभ जी, वोट चोरी एक बहुत बड़ा इशू था। तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, यहाँ पर शरद पवार जी सब मिलकर एक आंदोलन चलाया था, ऑपरेशन सरकार चोरी। उसके खिलाफ क्या ये सब जो कैंपेन आपने चलाया था थोड़े हद तक बिहार में वोट चोरी को काबू में ले पाएंगे? वल्लभ साहब देखिए, ये जो सरकार है इसको लोकतंत्र और वोट तंत्र में विश्वास नहीं है, संविधान में इनको विश्वास नहीं है। ये जो भाजपा और संघ से जो प्रेरित लोग हैं और भाजपा जैसी संगठन जो है उनके अनुसांगिक संगठन है, इन लोगों को संविधान में भरोसा नहीं है, वोट तंत्र में भरोसा नहीं है। तो आप देखेंगे कि वोट चोरी के पहले ये सरकार भी चोरी कर लेते थे, बनी बनाई सरकार को ये चोरी कर लेते हैं। कई एक स्टेट में देखे होंगे कि कई एक पार्टी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी अपने पूरे विधायक को विमान से लेकर के दूसरे स्टेट में छिपा के रखते हैं इनसे। ये सब तो पूरे देश ने देखा है इनकी नंगी नाच को। तो ये सरकार भी चोरी कर लेते हैं, वोट चोरी तो अब हो रहा है, इसके पहले भी सरकार ही चोरी कर लेते थे। तो ये हर एक तरह के हथकंडा। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है तो इस तरह के जो गुंडई करने वाले लोग हैं, इस तरह के मंसूबा पालने वाले लोग हैं, जो संविधान विरोधी हैं, जो लोकतंत्र विरोधी हैं, जो वोट विरोधी है, क्योंकि वोट का तंत्र का मतलब छोट का तंत्र होता है। तो इस भाव में बिहार बहुत सजग और यहाँ के लोग जो है ना बहुत सजग है पॉलिटिकली और सामाजिक तौर पे। लोकतंत्र की जननी रही है बिहार। तो ऐसे लोगों को बिहार इस बार सबक सिखाएगी और पूरे देश में यह मैसेज जाएगा कि ये वोट चोर लोगों को, ये सरकार चोर लोगों को, ये संविधान विरोधी लोगों को, ये लोकतंत्र विरोधी लोग को सबक बिहार सिखाई है। ये रास्ता बिहार दिखाने वाली है। उत्पल वल्लभ जी, अब बात की आपने कर्पूरी ठाकुर साहब के और सीताराम केसरी जो कांग्रेस के, मोदी साहब ने बार बार बिहार के जनता को याद दिला दिया। देखिए जो चारा घोटाले में थे, आज कर्पूरी ठाकुर जी के टाइटल चुराने के लिए आए हैं, आप उसको होने मत देना। कांग्रेस के राहुल गांधी जी जिस प्रकार से सीताराम केसरी जी पे घर पे गए थे, मोदी जी बार बार हाईलाइट करते रहे, ये आइडियोलॉजी जब जीवित थे उनको बहुत परेशान कर दिया, अब वोटों के लिए इनका तो किस प्रकार से क्या इफेक्ट होगा? ये लोगों के दिल में कुछ बैठेंगे मोदी साहब ने जिस प्रकार से एक्यूजेशन किया लालू यादव जी पर? जी नहीं, देखिए आप बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं आइडियोलॉजी, तो आइडियोलॉजी और सिंबलिज्म दोनों दो चीज है। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि रांची एयरपोर्ट का नाम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। अब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रहने से कोई मुंडा का कल्याण नहीं हो जाता है, क्योंकि आपने उनको सम्मान दिया बिरसा मुंडा जी को, उनके नाम से होना चाहिए, इसका विरोध नहीं है। लेकिन आप उस पर मुंडा परिवार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कर्पूरी ठाकुर जी जिस राजनीति को लेके चले, यानी कि जो वंचित समाज था, जो पिछड़ा समाज था, उनके लिए जो नीति बनाए, उनके जो आइडियोलॉजी थे, उनके जो आदर्श थे, उनके जो राह थे, उनके जो रास्ता थे, उस पर तो ये लोग चले नहीं। ये तो सबसे ज्यादा कर्पूरी ठाकुर का विरोध करने वाले लोग यही थे। जनसंघ ने विरोध किया था कर्पूरी ठाकुर का उस समय जब कर्पूरी ठाकुर जी प्रधानमंत्री थे। तो ये सिंबोलिज्म में जिएंगे, सिंबोलिज्म को स्थापित करेंगे और कर्पूरी जी के ही सिंबल को आगे लगा करके, ये सरदार पटेल के सिंबल को आगे लगा करके, ये अंबेडकर जी के सिंबल को आगे लगा करके तस्वीर को, और ये गांधी जी के तस्वीर को आगे लगा करके, लेकिन ये विचार किसका रखेंगे? ये नाथूराम गोडसे का विचार रखेंगे? ये आइडियोलॉजी किसका मानेंगे? ये मानेंगे अपने गोलवरकर का मानेंगे। तो मामला समझिए, मतलब कि ये पैकेट के अंदर में सारे माल, सारे आइडिया, सारे विचार सब रहेंगे, गोलवरकर के रहेंगे, ये नाथूराम गोडसे के रहेंगे, लेकिन पैकेट के ऊपर
पैकेट के ऊपर ये अम्बेडकर जी को लगाएंगे, कर्पूरी जी को लगाएंगे, यही इनका सिद्धांत है। क्योंकि ये अपने आइडियोलॉग को लगा भी नहीं सकते हैं, इतने शर्म आती है इनको अपने आइडियोलॉग को, इनके जो आदर्श रहे हैं उनकी तस्वीर लगाने में खुद इन शर्माते हैं। तो चूंकि वो उन आइडियाओं को इनके तस्वीर के पीछे रख करके इस देश पर थोपना चाहते हैं, मूल मामला और भावना यही है। उत्पल वल्लभ साहब, तेजस्वी यादव जी ने डिक्लेयर कर दिया कि डेप्यूटी सीएम होगा, बैकवर्ड कास्ट से डेप्यूटी सीएम होगा, अति बैकवर्ड कास्ट से डेप्यूटी सीएम होगा। ये तेजस्वी यादव जी ने बिहार के जनता को वादा दिया। बट एट द सेम टाइम ओवैसी साहब का कहना है 18% मुसलमान है, मुसलमान और दलित पूरे तेजस्वी यादव जी को वोट करते हैं। आप मुस्लिम लीडरशिप क्यों नहीं आगे बढ़ाते? आप डेप्यूटी सीएम मुस्लिम को क्यों नहीं डिक्लेयर करते? वल्लभ साहब, देखिए, ये सवाल मोदी जी को पूछना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात तो बता दूं आपको कि अभी हम लोगों के जो गठबंधन है उसके कोऑर्डिनेटर तेजस्वी जी हैं, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में यह तय हुआ है कि चूंकि मुकेश सहनी जी का नाम तय हुआ, उसके अलावे अलग से 2 डिप्टी सीएम और बनाए जाएंगे, ऐसी भी चर्चा आप सुने होंगे। तो उस समय ये सारी चीजें हो जाएगी। चूंकि ये प्री इलेक्शन का मामला नहीं है, ये पोस्ट इलेक्शन और उसके बाद का मामला है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये लोग सारे सवाल जो इधर ये जो 2 दशक से 1 दशक से कुछ सवाल क्या है कि सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनसे सवाल नहीं है, सवाल हमेशा विपक्षी से होता है। तो जो खुद अपना सीएम फेस नहीं तय किए हैं वो यहाँ डिप्टी सीएम के बारे में पूछेंगे, कल होकर पूछेंगे कैबिनेट में कौन कौन मंत्री होंगे, किनको क्या विभाग मिलेगा। ये सब कहीं नहीं होता है जैसा ये पूछना चाहते हैं। असल में ये इनसे जो लोग या बिहार की जनता पूछना चाहती है कि आप 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष बोले थे, किसानों की आय दुगनी करने की बात बोले थे, आप बोले थे कि छात्र नौजवान की स्थिति सुधार देंगे, एक भी इंस्टीट्यूशन बढ़िया नहीं है। जातीय गणना के जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है उसके हिसाब से बिहार के 86% युवा मैट्रिक पास नहीं है। 86%, बताइए उसमें कौन से मुसलमान है? 86% अगर यूथ मैट्रिक पास नहीं किया है तो ये तो बहुसंख्यक हिंदू समाज उसमें है, तो आप उसकी चिंता क्यों नहीं कर लेते हैं? तो असल में क्या है कि ये कोई मुसलमान नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई धर्म नहीं, असल में ये जो वंचित समाज है, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, उनको अपने हक हुकूक से वंचित रखना चाहते हैं और इस देश का संसाधन अपने मित्र, अपने आका अडानी अंबानी के हवाले करना चाहते हैं। इसीलिए सारे फसाद बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए ये बात रखना चाहते हैं। I'll go to Dr. Surya Malhotra. डॉक्टर मल्होत्रा जी, शरद पवार साहब ने कहा दोनों महाराष्ट्र में और जैसे बिहार में भी डबल इंजन सरकार है, सेंटर एंड स्टेट दोनों बीजेपी का है, एंड मैसिव मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, मैसिव मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। शरद पवार साहब का खुले आरोप है मोदी साहब और लोकल सीएम्स पे। ना हाउ डू यू सी दैट? 2 यार्डस्टिक्स, एक ऑपोजिशन के लिए और एक सत्ताधारी के लिए। डॉक्टर मल्होत्रा जी, शरद पवार साहब ने एक्यूज किया था मोदी और दोनों सीएम्स को। See, that is we have seen everywhere that whenever the opposition sort of tries to say something, the opposition is always put down. यहाँ पे लोकशाही के ऊपर गदा लाई जाती है। Nobody is allowed to say anything freely. Nobody is allowed to express anything. अपोजिशन में से कोई भी नेता हो जो ज्यादा मतलब आगे आके लोगों की रोष, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा आगे लाने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर कुछ ईडी का ये हो जाता है, सीबीआई आ जाती है, कुछ ना कुछ उनके ऊपर केसेस, झूठे केसेस भी डाले जाते हैं। फिर क्या होता है कि उसमें ही वो नेता उलझ जाते हैं, फिर उसमें महीनों न महीने लग जाते हैं। उसके बाद में देयर इज मेनी टाइम्स लाइक जैसे हमारे अनिल देशमुख जी थे, उनके ऊपर झूठा केस किया, नवाब मलिक के ऊपर भी उस समय किया था, तो उनके ऊपर अनिल देशमुख जी तो बाद में तो प्रूव किया गया कि जितनी exaggerated amounts and all were seen, nothing was there, he came out quite nicely. So ये सब जो चीजें हैं, जो इसका जो यूज होता है, तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग एंड these people are doing that. तो उनकी इतनी दहशत करने की कोशिश करते हैं कि कोई ज्यादा कुछ उनके अगेंस्ट बोले ही नहीं। तो अपोजिशन फिर क्या करते हैं? अपोजिशन चुप्पी से आते हैं, फिर जो गट्सी नेता होते हैं वो बात करने लगते हैं। जैसे अभी रोहित पवार, उनके ऊपर भी उन्होंने कुछ इंक्वायरी बिठा दी है। सो मेनी टाइम वी सी दैट सच थिंग्स आर हैपनिंग। आई मीन यहाँ पे डेमोक्रेसी इज एट स्टेक, डेफिनेटली
दैट्स द रीजन पीपल शुड आल्सो रियलाइज कि ये सब भय वाला वातावरण है, तो इसको अभी बदलना ही चाहिए। कैसे हम लोग जिएंगे, कैसे लोग जिएंगे, पुलिस यंत्रणा वगैरह, मैं ये सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट देयर इज अ सेक्शन ऑफ पुलिस पीपल जो उनके ऊपर दबाव दिया जाता है, दबाव लाया जाता है, विच वी हैव सीन इन सो मेनी ऑफ द केसेस। भीड़ में क्या चल रहा है, वी हैव सीन, मतलब उसमें आगे कुछ बात बढ़ती ही नहीं है। तो ये सब जो चीजें हो रही है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस। डॉक्टर मल्होत्रा, वन ऑफ द मोस्ट, तेजस्वी यादव जी ने बहुत निर्णायक, एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन जो तेजस्वी यादव जी ने लिया है, एवरी हाउस में एक गवर्नमेंट जॉब देंगे, हर घर में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव जी ने प्रॉमिस किया। उसके बाद एनडीए में जबरदस्त हिल गए सब लोग, और एनडीए भी अपने जो मैनिफेस्टो उसमें बोला 1 करोड़ हम लोग सरकारी नौकरी देंगे, 1 करोड़ लखपति दीदी देंगे। हाउ डू यू सी दिस? अमित शाह जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी जो कह रहे हैं वो इम्पॉसिबल है, बिकॉज बिहार का बजट 3 लाख करोड़ है, बाकी 9 लाख करोड़ एक जो हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब कहां से दे पाएंगे? इट इज नॉट फीजिबल। हाउ डू यू सी दैट, डॉक्टर मल्होत्रा? अलायंस हैज ऑलवेज गिवन इंपॉर्टेंस टू दैट कि जो युवा जो है, जो युवा के ऊपर अभी कोई लोग देख नहीं रहे हैं, तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री कि लोगों को, जो युवा जो है उनको जॉब मिलने चाहिए। बट जो ये लोग जो बोलते हैं कि जो जॉब देंगे, इतने सारे कुछ 50,000 जॉब्स वर गिवन एंड दिस एंड दैट, ऐसे जो बड़े बड़े आंकड़े जैसे फेंकते हैं, तो उसमें क्या है? वी डोंट वांट अ कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब, और वी डोंट वांट अ सम मामूली सा जॉब जस्ट कि बाबा उनको जॉब मिल गया। वी वांट अ लॉन्ग टर्म जॉब विच गिव्स अ प्रॉपर सिक्योरिटी टू द पीपल। सो ऑल दीज थिंग्स जो बोलते हैं कि दिए, तो कौन से जॉब दिए, किसको दिए, और ऑल दैट डेटा हैज टू कम फॉरवर्ड। एंड इट शुड नॉट बी लाइक लेडीज को जैसा महाराष्ट्र में लाड़की बहन को दे दिया, इलेक्शन के पहले इतना सारा दे दिया, अभी लाड़की बहन के कितने सो मेनी लैक्स ऑफ लड़की बहन को रद्द कर दिया बाद में। तो ये सब फ्रीबीज जो देते हैं, फ्रीबीज को किसी योजना के अंदर, मतलब ट्राइंग टू हाइड इट अंडर दिस थिंग ऑफ गिविंग अ प्रॉपर योजना। So this should not be, na? This is a very wrong doing. This is like giving a freebie and just saying, okay, vote for us, we'll do this, we'll do that. This is what always been happening. But people should realize that, the ladies should realize that कि लाड़की बहन कुछ नहीं है. They are just bothered about their chair, their votes. That's it. उत्पल वल्लभ साहब, तेजस्वी यादव जी के एक रेवोल्यूशनरी ऐतिहासिक डिसीजन जो घोषणा था कि हर घर में हम गवर्नमेंट जॉब देंगे, सबसे पहले विरोध किया अमित शाह जी ने, बोला हो ही नहीं सकता, बजट में बैठता ही नहीं है, 3 लाख करोड़ तो बजट है, बाकी 9 लाख करोड़ कहां से लेके 12 लाख करोड़ देना पड़ेगा। तो किस प्रकार से देखते हो? उनके बाद एनडीए भी अपने शपथ पत्र में जो है प्रॉमिस, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ हम लोग भी गवर्नमेंट जॉब देंगे, 1 करोड़ लखपति दीदी देंगे। कैसे देखते हो वल्लभ साहब? देखिए, आप 5 साल पहले जाइए, 2020 में जब हम लोगों ने कहा कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, घोषणा पत्र में कहा था, और 10 लाख रोजगार देंगे। उस समय मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड सदन में बोले कि पैसे कहां से लाओगे, और हम लोगों ने एक वादा किया था कि जितने शिक्षक हैं जो नियोजित है, यानी कि नियोजित ये कह सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, संविदा पे जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, उनको हम लोग राज्यकर्मी बनाएंगे, स्टेट एम्प्लॉय बनाएंगे। तो इन लोगों ने कहा कि ये असंभव है, पैसे कहां से लाओगे, कब बाप के यहां से पैसे लाओगे, इस तरह का शब्द यूज किया मुख्यमंत्री और यहाँ के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव। जब हम 17 महीने के शासन में नीतीश जी के साथ आए, तो हम लोग सारे राज्यकर्मी शिक्षक को, सारे नियोजित शिक्षक को, कॉन्ट्रैक्ट टीचर को राज्यकर्मी बनाया। बना कि नहीं बना? ये संभव हुआ। उसके अलावे 5 लाख नौकरियां दी और 3 लाख प्रक्रियाधीन किया। तो जो लोग उस समय भी बोलते थे कि कैसे होगा, ये आज भी यही बता रहे हैं। लेकिन कुछ बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप अगर पहले की सरकार में जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट विभाग जो है, उसके तहत जितनी सरकारी गाड़ी थी, उसके ड्राइवर, कंडक्टर सारे लोग सरकारी होते थे। बहुत सारे जो भेल और जो टाटा का जो स्टील जो बिहार में पहले था, झारखंड, उस समय ये स्टेट चलाती थी फैक्ट्रियां।
तो आप निजीकरण की तरफ जो भाग रहे हैं, उनका सरकारीकरण करेंगे तो अपने आप में नौकरियां जनरेट होगी। उसके अलावा मैं बात करता हूं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और उपभोक्ता राज्य है, सारी चीजें बाहर से लेते हैं। तो आज के डेट में कृषि आधारित जो है ना, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे आप, तो इससे भी रोजगार उत्पन्न होगा और पैसे भी आएंगे, इससे आप वेतन भी दे सकेंगे और एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ का गेहूं जो है वो आपके महाराष्ट्र में जाएगा, वहां बिस्किट बनेगी और फिर यहाँ आएगा और हम खाएंगे। अब यहाँ का गेहूं जो है वो गुजरात जाता है, यहाँ का मक्का गुजरात जाता है और फिर वो बन के बाई प्रोडक्ट आता है और फिर हम खाते हैं। तो बताइए, ये महंगी भी होती है और हम उपभोक्ता का राज्य बने हुए हैं, तो जो कंज्यूमर स्टेट बने हुए हैं, जिसके वजह से हम महंगाई भी झेल रहे हैं। तो ये बहुत सारी समस्या इनसे दूर होगी, लेकिन विजन होना चाहिए और इसके लिए आपको, आपके पास में मार्गदर्शन होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। अगर आप स्वयं से मान लिए हैं थके हारी सरकार, रिटायर अधिकारियों के साथ चलने वाली सरकार जो मान के बैठी है कि असंभव है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। अब एक तरह और बात मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री ये अमित शाह जी कहे कि उद्योग लगाने के लिए बिहार में जमीन कहां है। आपको बता दूं कि अमित शाह जी खुद सारे जमीन का सर्वेक्षण करवा लिए हैं और सब 1 रुपए प्रति एकड़ अडानी को लीज भी कर दिए हैं। तो जब अडानी को जमीन देना होता है तो 1 रुपया प्रति एकड़ मुफ्त में सरकारी जमीनें खैरात में अपने मित्रों को बांटना होता है, तो एक एक जमीन खोज लेते हैं यही अमित शाह। और सरकार के अधीनस्थ उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, ऐसा वो अपने भाषण में बोलते हैं। तो ये लोगों की यही नीति है, ये लोग क्रोनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने वाले हैं, ये अपने पूंजीपति मित्रों के लिए सरकार चाहते हैं, जबकि ये बिहार के लोगों का वोट चाहते हैं और पूंजीपति मित्रों के लिए ये सुविधा देना चाहते हैं। यानी कि सबका साथ और 2 मित्रों का विकास, यही इनकी मूल भावना है। उत्पल वल्लभ साहब सबसे पहले महिला सशक्तिकरण की ओर बीजेपी का कहना है मोदी साहब ने पहल उठाया, कदम उठाया। 7,500 करोड़ मोदी साहब ने दिया था महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला के अपलिफ्टमेंट के लिए। बट तेजस्वी यादव जी ने भी 30,000 का वादा किया है जनवरी में। तो कौन सा फॉर्मूला लोगों के दिल में बैठेगा और क्यों? आप क्या लगता है, बिकॉज महिला एक जबरदस्त वोट 50% वोट शेयर है, किस प्रकार से देखते हो आप? देखिए, आप बिहार आएंगे तो देखेंगे कि ईंट भट्टों में महिला बहुत काम करती है, मिलेगी आपको। पता है, महिला इस तरह के लेबर का काम करती हैं, अगर सशक्त हुई हैं तो ये तस्वीरें नहीं दिखनी चाहिए। आपको आंकड़ा बताता हूं, सरकारी आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग का, लगभग 56% महिलाएं जो है वो एनीमिया के शिकार है, यानी कि खून की कमी है। यह कुपोषण के वजह से होता है। आप बताइए, इस राज्य की 56% महिला कुपोषण के शिकार है, जो अच्छा भोजन नहीं कर पाती है। कौन सी महिला सशक्तिकरण की बात करती है? ये सब आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, जुमले नहीं बोल रहा हूं मैं। उसके बाद मैं बताता हूं आपको, महिला बाल सुधार गृह मुजफ्फरपुर में एक कांड हुआ है। आप बाहर के हैं, अगर जानते होंगे तो जानते हैं, नहीं तो सुनिए। सरकारी संरक्षण में अनाथ बच्चियों के साथ में बलात्कार हुआ, उसके बाद बड़े पैमाने पे और सारे शेल्टर होम में हुए ये कांड। जब एक खुलासा हुआ तो पता चला कि बहुत सारी शेल्टर हाउस की महिला, लड़कियां और महिलाएं गायब कर दी गई बड़े पैमाने में। आज तक ये नहीं बता पाए कि वो गायब महिलाएं जिंदा है या कहीं दफन कर दिए सरकार ने। तो सरकारी संरक्षण में आप इस तरह के बलात्कार करवाते हैं, महिलाओं की हत्या करवाते हैं ताकि आपकी पोल पट्टी नहीं खुल जाए। बावजूद इसके इसका खुलासा हुआ तो उस समय महिला समाज कल्याण मंत्री रेणु देवी को आपने बर्खास्त किया और उन पर केस चलाया। लेकिन मालूम है आपको सरकार केस क्या चलाई है? उन पर आर्म्स एक्ट का केस चला, यानी कि बिहार सरकार के प्रशासन और पुलिस उनके घर में घुसी और खुद से एक बुलेट लेके गई और उनके घर में रख दी और उनको निकाल के आर्म्स एक्ट का केस चला के और उनको जेल में डाल दिया। क्योंकि वो अगर सही रूप में वो महिलाओं का जो केस खुलता तो उसमें सब लोग निपट जाते, मुख्यमंत्री भी निपटते, उसमें फंसते। तो देखिए, केस को ही डाइल्यूट कर दिए। ये सरकार इस तरह के केस को बचाती है, छुपाती है और बहुत सारे विपक्ष के नेता को फंसाती है। इसी नीति पे ये भाजपा और जदयू के लोग चलते हैं। मैं समझता हूँ कि कमोबेश सारे राज्यों में और पूरे देश में इसी तरह से विपक्षियों को टारगेट करती है, फंसाती है और अपने कुकर्म को छुपाती है। एक परिवारवाद, अमित शाह मोदी साहब ने कहा परिवारवाद एक बहुत बड़ा इशू है और तेजस्वी यादव जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा कि एक ही, यानी इतना कांग्रेस के अंदर भी शशि थरूर ने इसने हाईलाइट कर दिया कि परिवारवाद ऐसा जन्मसिद्ध अधिकार ऑफ लीडरशिप, जहां तेजस्वी यादव जी वही बनेंगे और यहां राहुल गांधी जी कांग्रेस में बनेंगे। परिवारवाद का एंगल क्या लोगों पर बैठेगा? बिहार के मतदाता इलेक्टोरेट किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे?
जी देखिए, 2015 में आदरणीय तेजस्वी जी को 2015 में 2015 में आदरणीय तेजस्वी जी को हमारे पार्टी से टिकट मिलता है। सिर्फ हम टिकट तेजस्वी जी को दिए हैं, लेकिन राघोपुर की जनता ने उनको चुन के भेजा सदन में। ये सदन याद रहे, हमको एमएलसी और राज्यसभा डायरेक्ट नहीं बनाए हैं उनको, जनता ने उनको चुनकर भेजा। और नीतीश जी अपने कैबिनेट में उनको उप मुख्यमंत्री बनाए। ये नीतीश कुमार जी ने बनाया है उनको उप मुख्यमंत्री, हमने नहीं बनाया है। कोई अमित शाह जी के बेटे की तरह थोप नहीं दिया है केस पर। कौन सा कंपटीशन देकर अमित शाह का बेटा ये मोटू तोंदू आया है जो 5,000 करोड़ उसका बढ़ जाता है, 5,000 गुना इनका बढ़ जाता है इनकम। ये परिवारवाद का उदाहरण नहीं सिखाए, ये अपने बेटे को थोप दिए हैं देश पर। और तेजस्वी जी जनता के अदालत से चुन के आए हैं। इसलिए इस तरह की बेबुनियादी बात, इस तरह की असंवैधानिक बात अमित शाह को नहीं करना चाहिए। ये करते रहेंगे क्योंकि संविधान में इनको भरोसा नहीं है। We welcome Nizamuddin Rain Saab from the Indian National Congress. Nizamuddin Rain Saab, welcome to the show. Namaskar. Welcome to the show, sir. We can't hear Nizamuddin ji speaking. Engineering, can you connect Nizamuddin ji? Yes, Nizamuddin ji, आवाज नहीं आ रहा आपका। अब आया? Yes, we can hear you. मैं पहले डॉक्टर सुनना, डॉक्टर मल्होत्रा जी, how do you see बार बार नरेंद्र मोदी साहब एंड अमित शाह जी बिहार में परिवारवाद का हाईलाइट कर रहा था कि दिस विल बी एन एंड ऑफ तेजस्वी यादव, दिस विल बी एन एंड ऑफ राहुल गांधी, लोग परिवारवाद को रिजेक्ट करेंगे, एंड द सेम थिंग दे से इन महाराष्ट्र where Sharad Pawar साहब is concerned. Dr. Malhotra. As we are seeing कि there are so many different examples which के बीजेपी और दूसरे पार्टियों में भी परिवार का मतलब एक परिवार से कितने सारे लोग आते हैं जुड़ते हैं। The basic thing is that ये जो परिवार की बात हो रही है, दूसरी बात जो होती है जो हिंदू मुस्लिम की बात होती है, तो ये सब these are all deviations. These are all, when the elections come near, they start talking about all these things. Now it has become a typical thing, that every time the election is near, they will start talking about all these things because they want to cover up their flaws. They don't want to talk about the actual things which really matter. They don't want to talk about what have they done for the farmers, what have they done for the ladies, what have they done for the yuva, what about the inflation. They really don't want to talk about this. So that's the reason they always sort of deviate. Then there's a few people who sort of start talking about all these things. So now people are no fools. People have realized that, and in fact, when Lok Sabha elections were there, people had really realized that. And then what happened in Vidhan Sabha was all this vote chori and things like that. So people know this. This is a typical scenario, the typical thing. So they will talk about this. They will gloat over the new yojnaएं which they sort of खैरात की तरफ बांटे जाते हैं. So all this has now become a typical pattern जो लोकशाही के against जो हो रही है. And this is a very bad thing. We don't know really where India is going, where Maharashtra is going. I'll come to Nizamuddin Rain Saab. Nizamuddin Rain Saab, उत्पल वल्लभ साहब जो आरजेडी से आते हैं, उनका कहना है फर्स्ट राउंड टू तेजस्वी यादव जी एंड राहुल गांधी. बोले जो एक्सेस वोट पोल हो रहा है वो एक्सेस वोट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इट्स अगेंस्ट नीतीश कुमार, इट्स अगेंस्ट नरेंद्र मोदी. आप किस प्रकार से देखते हो राइन साहब, निजामुद्दीन राइन साहब, किस प्रकार से देखते हो बिहार का फर्स्ट राउंड? सर बिहार का ही क्यों, जिन जिन राज्यों में जब जब चुनाव हुए हैं और जब परसेंटेज बढ़ा है और लोग पोल करते हैं तो सरकार के विरोध में वोट करते हैं. पूरे तौर पर जो है बिहार में साफ करने जा रही है. और बीजेपी और नीतीश जी के लिए बेहतरीन जेल का अरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि उनके जो पाप है ना वो सिवाय जेल में जाने के अलावा और कहीं रास्ता नहीं बचता नामबिहार जी, क्योंकि इतना पाप कर चुके हैं बीजेपी वाले इस देश में और दूसरों को भी फंसा के. अच्छा आदमी था नीतीश कुमार, बर्बाद कर दिया बीजेपी ने उसको. वो खुद तो डूबे सनम साथ में ले डूबेंगे, ऐसा हो गया. और बिहार की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पोलिंग किया है और इस पोलिंग का रिजल्ट 14 तारीख को आपके चैनल पर हम लोग सब मिलके बढ़िया से स्वागत करेंगे. और बिल्कुल उन्होंने सही कहा है आरजेडी के प्रवक्ता ने कि जिस तरह की पोलिंग हुई और जिस तरह से हम लोग देख रहे थे सुबह से वहां जो पोलिंग हो रही थी, तो जिस उत्साह के साथ लोगों ने पोल किया है उसका पूरा का पूरा जो है बिल्कुल साफ मायने है कि सरकार जा रही है और नए जोड़ी का उदय एक लंबे समय के बाद जो है बिहार के लोगों को मिलने जा रहा है. एक नया युवा मुख्यमंत्री आएगा और बिहार प्रदेश का जो है भला होगा और सभी लोग देश में एक नई प्रक्रिया जो देश में नया
सुझाव दिया है राहुल गांधी ने, वो तमाम राज्यों में जब अगले साल चुनाव आएंगे तो बढ़िया से देखने को मिलेगा। निजामुद्दीन रईन साहब, बात यह है कि कल जो राहुल गांधी जी ने हाईलाइट कर दिया वोट चोरी, उनका था ऑपरेशन सरकार चोरी। जिस प्रकार सरकार के सरकार और प्रियंका गांधी जी ने आज कहा कि पूरा हरियाणा सरकार को उन्होंने छीन लिया, चोरी किया है। ब्राजीलियन मॉडल के तस्वीर दिखाया, सद्दाम हुसैन किस प्रकार से डिलीट किया दिखाया, 25 लाख वोट क्या मैल प्रैक्टिसेस राहुल गांधी जी ने हाईलाइट किए। उसे पहले तेजस्वी यादव जी ने वहां पर किया, शरद पवार साहब ने यहां पर किया महाराष्ट्र में। क्या इसका कुछ असर पड़ेगा इलेक्टोरेट पर, मतदाताओं पर? बोलिए निजामुद्दीन। बड़े पैमाने पर असर पड़ेगा, क्योंकि देश की जागरूक जनता इनको पिछले चुनाव में हरा चुकी थी लोकसभा के, लेकिन बेईमानी से ये चुनाव जीतकर आ गए, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिलकर देश के लोकतंत्र की हत्या की, जिस तरह से उन्होंने लूटा, जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया। देखिए, पहली बार वो चुनकर आए थे लोकसभा में, तो लोगों को लगा था कि बड़ी उम्मीदें हैं, शायद कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन बजाय अच्छा करने के उन्होंने जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी, उस पर उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। और मीडिया का एक भाग जो देश में जिस तरह की हरकतें करता है वो तो आप सबको खुद पता है। बिहार के चुनाव में भी वो लोग वहां पहुंचे हुए हैं, मीडिया के वो लोग, और हर जगह वो बेइज्जत होते हैं, फिर भी उसके बावजूद वो जो है उनका गुणगान गाते रहते हैं। तो राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं कही, राहुल गांधी ने प्रूफ किया। कहना तो हर ही नेता कहता है, राहुल गांधी ने जो कल परसों पेश किया है वो उन्होंने प्रूफ के साथ किया है। और कोई मामूली सा बच्चा भी अगर जाके उसको सर्च करेगा तो उसको हर चीजें दिख जाएंगी। अब इसके बाद भी अगर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार वहां टिकी है तो माननीय राष्ट्रपति महोदया को चाहिए कि सरकार को बर्खास्त करें और वहां दोबारा चुनाव की घोषणा करें, क्योंकि इतनी बड़े पैमाने पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना ये मोदी एंड मंडली का ही काम है, अमित शाह का ही काम है, दूसरे किसी की बस की बात नहीं थी। पूरा हमको हरियाणा चुनाव में हमको याद है कि हम सब डिबेट पे थे, 4 बजे के आसपास तक हम सब सीटें जीत रहे थे। 4 बजे आपने जो है टोटल बंद करके और बेईमानी करके आपने उनको जिता दिया। महाराष्ट्र के साथ भी यही किया आपने, 94 लाख वोट महाराष्ट्र में। कभी कोई सोच सकता है कि शरद चंद्र पवार के सामने कोई टिकता है महाराष्ट्र में? शरद चंद्र पवार के लोगों को आपने जबरन हरवा दिया। कांग्रेस के उन बड़े दिग्गज नेताओं जो कभी चुनाव नहीं हारा, 9-9 ट्रम्प 10-10 ट्रम्प जो चुनाव कभी नहीं हारा और वो अपने जनता के टच में रहते हैं, आपने उनको चुनाव हरवा दिया। उन तमाम बड़े लीडरों को जो बीजेपी के विरुद्ध बोलते थे महाराष्ट्र में, उन सबको आपने चुनाव हरवाया और जानबूझ के हरवाया। अभी जब सब साबित हो गया तो माफी मांगना चाहिए और महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव कराना चाहिए। I'll go to उत्पल वल्लभ साहब। उत्पल वल्लभ साहब, इस प्रकार से हमने देखा पोलराइजेशन चल रहा था, पोलराइजेशन। योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से बिहार में आकर जिस प्रकार से पोलराइजेशन के बाद किए, उन्होंने कहा कि मोइनुद्दीन नगर का नाम बदल के हम मोहन नगर कर देंगे, फिर अलग अलग। बट एट द सेम टाइम योगी जब कह रहे थे कि हैलोवीन पार्टी में तेजस्वी जी के बहन पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं हैलोवीन के, मगर शबरी के मंदिर में नहीं जाते हैं, राम मंदिर नहीं जाते, इनसे इनको घृणा है, तो वाल्मीकि मंदिर ने पोलराइजेशन कोशिश की है योगी आदित्यनाथ जी ने। विल इट स्टिक? वल्लभ साहब, आपको 2 आंकड़े मैं बताता हूं। पहला आंकड़ा एनसीआरबी का है, ये कोई राष्ट्रीय जनता दल का आंकड़ा नहीं है। उस आंकड़े के हिसाब से यूपी जो है अपराध में नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे बिहार है और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। अब बताइए कि तीनों जगह भाजपा शासित सरकार है, आपका खुद यूपी संभलता नहीं है, आपके यहाँ हत्या बलात्कार लूट प्रसाद में सबसे नंबर 1 पे है और आके बिहार में आप प्रवचन देते हैं। हालांकि बिहार भी दूसरे नंबर पे कोई पीछे नहीं है, तो बिहार भी भाजपा शासित राज होने के बाद दूसरे नंबर पे है। तो आपके ये लॉ एंड ऑर्डर जो आप बात कर रहे हैं ये बेकार की बात है। दूसरी बात, यूपी की कुछ घटना का मैं बात बताता हूं। यूपी में आप सबको मालूम होगा, सोशल मीडिया और मीडिया के बड़े अंश ने दिखाया, कुछ लोग छुपाया, कि किस तरह से ओबीसी और दलित के लोग धार्मिक परिचर्चा करने गए तो उनके सर मुड़वा दिए गए और टॉयलेट से उनका शुद्धिकरण करवाया गया। शायद आप लोग देखा है, देखे होंगे तो ठीक, नहीं तो मैं आपको जानकारी दे दूं। तो वो कौन से मुसलमान थे? आप ओबीसी और दलित के साथ में कौन सा हक दे दिया है आपने? मान सम्मान तो दिया नहीं, आपने क्यों नहीं कार्रवाई किया? तो आपसे आप क्या चाहते हैं? आप किसी के नहीं हैं, आप हिंदू मुसलमान को टारगेट करते हैं और हिंदुओं को बहकाते हैं।
असल में आप अडानी अंबानी के चेले चपटिया हैं। आप उनके लिए पूरे देश के संसाधन पर कब्जा चाहते हैं। आपको कोई हिंदू से प्रेम नहीं है, आपको कोई वंचित समाज से कहीं कोई प्रेम नहीं है आपको। इसलिए ये बात पूरे बिहार और देश के लोग जानते हैं। इनकी लंपटई का कोई असर बिहार में नहीं होने वाला है। मैं दूसरा बहुत क्रिटिसिज्म जो बीजेपी आलोचना करते हैं तेजस्वी यादव जी के हैं, अपीसमेंट की राजनीति। 18% मुस्लिम वोट्स को अपने तरफ खींचने के लिए वक्फ बिल को डस्टबिन में, कचरे के ढेर में डाल देंगे, ये तेजस्वी यादव जी ने ऐलान कर दिया। तो बीजेपी का कहना है कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड बिल को किस प्रकार से आप डस्टबिन में डालोगे, ये तुरंत तुष्टीकरण का उच्चतम उदाहरण है। देखिए, वक्फ कानून पे जो ये लोग परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वहां भी चूंकि वक्फ का जो जमीन है पूरे भारत में और बिहार में बहुत ज्यादा है, और सबसे ज्यादा शहर के पौष इलाके पे वो जमीनें हैं। मैं तो पहले ही कहा हूं कि यहाँ की जमीनों पे इनकी नजर है, यहाँ के संसाधन पे नजर है, यहाँ के रेल पे नजर है, यहाँ के वेल पे नजर है। जिस तरह से बाहरी अंग्रेज और कईयक लोग जो लुटेरे देश को सोने की चिड़िया कहते थे, उनको देश से मतलब नहीं था, वो सोने चिड़िया से भी मतलब नहीं था, वो सोने से मतलब था, वो सोना गोल्ड से मतलब था। उसी तरह से वक्फ के जमीन पे इनकी कब्जा चाहिए, इसलिए अपने अनुसार चलने वाले उसके नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ताकि फिर उस जमीनों को भी अपने अडानी अंबानी को ये बेच दे। मामला यहाँ है, इसके लिए वो देखिए 3 कृषि कानून बोला है, उसके पीछे क्या कारण था? वो पूरे देश के किसान और किसानी को अडानी अंबानी के हवाले बड़े बड़े साइनों बना करके बेचना चाहते थे। ये क्या किसान समझ गए? ये देश भी समझा। तो आज भी वहां विफल हुए, तो ये बिहार में वक्फ पे आएंगे, उसके जमीन पे आएंगे, फिर इसी तरह सारे स्टेट पे जाएंगे। मूल भावना यहाँ है। तो हम लोग ये धार्मिक भाव से नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि आप इस देश की संपत्ति चाहे वक्फ का हो, चाहे धार्मिक न्यास बोर्ड का हो, या फिर स्टेट का हो, आप अडानी अंबानी के हवाले नहीं कर सकते हैं। इस देश को फिर से गुलामी के तरफ आप नहीं ढकेल सकते हैं। इस देश को फिर से उपनिवेश काल में आप लोकतंत्र और वोटतंत्र के माध्यम से आप नहीं भेज सकते हैं। इस साजिश को बिहार रोकेगा। इसी साजिश पे तेजस्वी जी इशारा कर रहे हैं। इसको देश के लोगों को भी समझना चाहिए। लखपति दीदी जो मोदी साहब कुछ ऐलान किए, आपको लगता है कुछ इफेक्ट होगा? लखपति 1 करोड़ लखपति दीदी बिहार में हम करेंगे, मींस डेवलप करेंगे। हाउ डू यू सी दैट? मोदी जी की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। गूगल पे भी सर्च कीजिएगा सबसे झूठा प्रधानमंत्री, तो आएगा नरेंद्र मोदी, और बिहार में सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री तो आएगा नीतीश कुमार। तो इस पर कोई नोटिस नहीं लेता है। ये नौकरी, नौजवानों को नौकरी बोल करके बोले पकौड़ा छानो, इस बार आए तो बोले रील बनाओ। अरे नौजवान को बेवकूफ समझे हैं आप? इस देश के नौजवान को बेवकूफ समझे हैं? किसानों को बंद कर दिया क्या? डॉक्टर, इस देश के किसानों को वो बनाए, पता है कि 22 तक दोगुनी कर दूंगा, एमएसपी दे दूंगा, आय दोगुना कर दूंगा। अभी तक एमएसपी नहीं मिला। बोले सबको पक्का मकान दे दूंगा, कुछ नहीं मिला। तो ये उसके बाद बोले कि जुमला था, ये खुद बोले, अमित शाह बोले कि जुमला था। तो इनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं रह गया है। बिहार के लोग तो बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि देश के लोग भी नहीं करने वाले। वल्लभ साहब, तेजस्वी यादव जी हाल ही में जो डिसीजन लिए थे, उन्होंने कहा 30,000 रुपीज वुमन अपलिफ्टमेंट के लिए महिलाओं को दिया जाएगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर फार्मर्स। उन्होंने कहा एमएसपी पैडी और व्हीट फार्मर्स को और भी मींस एमएसपी रेस करके दे देंगे। पुलिस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स 70 किलोमीटर विद इन होम डिस्ट्रिक्ट। तो क्या ये सचमुच हो पाएगा? इज इट पॉसिबल? देखिए इसमें कोई समस्या ही नहीं है। आप तो मैं सबसे जो लास्ट में सवाल किए हैं, मैं वहीं से शुरू करता हूं। अब जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अब 400 किलोमीटर की दूरी है, 350 किलोमीटर की दूरी है। अब 350 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप रख दिए हैं, और कुछ शहर ऐसे हैं जहां सुविधा नहीं है बहुत कुछ, तो वैसी स्थिति में आप क्यों अननेसेसरी का ऐसे कम अल्प भोगी जो वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनको अननेसेसरी का आप उतना दूर रखे हैं? अपने जिला में क्यों नहीं उनका ट्रांसफर कर देते हैं? तो ये स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। उनके परिवार, अच्छा पति पत्नी भी काम करते हैं एक साथ में, दूसरे शहर में पत्नी है, दूसरे शहर में पति है। कोई अगर व्यापार कर रहा है पति कहीं, पत्नी किसी दूसरे जिला में 300 किलोमीटर दूर कर रही है। अब उनके बच्चों का, चूंकि
एकल परिवार का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। अब उनके बच्चे के परवरिश कैसे होंगे? तो जो सरकार इतनी संवेदना और सूचना नहीं ले सकती है, वो उन पे क्या अपेक्षा करेंगे? आपको मालूम होगा कि नीतीश कुमार जी परिवार और बच्चों को नहीं पाले पोते हैं। मोदी जी भी अपने घर में अभिभावकों के साथ नहीं रहे हैं, उनके भी बच्चे नहीं है, वो ये सब बात नहीं समझ पाएंगे। आम लोगों की समस्या वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। इस पर आदरणीय तेजस्वी जी ध्यान दे रहे हैं, तो होना भी चाहिए। रही बात लखपति दीदी की बात कर रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं ये 30,000 पैसे की बात कर रहे हैं, 30,000 रुपया, तो ऑलरेडी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहले से ये सरकार 400 रुपया दे रही है। हम लोग कहें कि हम लोग 2500 रुपया प्रति मंथ देंगे, तो 2500 रुपया प्रति मंथ अगर दे रहे हैं तो एक साल का 30,000 होता है। तो चूंकि स्टार्टअप के लिए आप 10,000 में रोजगार करने की बात कर रहे हैं, आप 10,000 रुपया 71,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाना को लूट लिए और उसमें से 10,000 रुपया घूस दे दिए आप वोट के लिए। और फिर अभी मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे थे कि वोट के बाद वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि 2500 रुपया के हिसाब से एक वर्ष का तो 30,000 होता ही है, तो पहली किस्त हम एक वर्ष का देंगे ताकि वो अपनी स्थिति में कुछ सुधार ला सके। फिर आगे बहुत सारी योजना से दोहरी लाभ मिलेगी, किसान भी उस घर में होगा तो किसान का फायदा उनको मिलेगा, और बुजुर्ग जो जो है ना वृद्धा पेंशन के हिसाब से उनको मिलेगा। तो स्टूडेंट को जो हम लोगों ने कहा है कि शिक्षा देंगे, ट्रेनिंग देंगे, और उसके बाद हम लोग उनको नौकरी तक देंगे, नौकरी होगा। जब तक उनकी नौकरी नहीं लग जाती है तब तक भत्ता और ट्रेनिंग भी मिलेगा। तो हर एक परिवार में बहुत तरफ से कुछ सरकारी सहयोग देने से उन परिवारों की माली स्थिति में सुधार आएगी। इसमें संभव है या संभव नहीं है? डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा जी, बात यह है कि बीजेपी जब पोलराइज करे, शरद पवार साहब ने वार्न भी किया था, आप इस प्रकार से पोलराइज नहीं कर रहे हैं। हाल ही में बावनकुळे जी ने कहा इस्लामपुर का नाम बदलकर हम ईश्वरपुर रखेंगे, इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर रखेंगे। आशीष शेलार जी ने कहा, जो मंत्री है, शरद पवार साहब ने कहा आप मंत्री हो, आप कैबिनेट के मंत्री हो, आप इस प्रकार से मुस्लिम वोटर्स के बारे में बोलना कि राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स के बारे में, डबल वोटर्स के बारे में बात नहीं करते। शरद पवार साहब ने कहा यह गलत है, यू कांट डू दैट, यू आर पोलराइजिंग, आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो। से एक डिबेट है मेरा, मैं लीड होना चाहता हूं। नो प्रॉब्लम। उत्पल वल्लभ जी, थैंक यू मच, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा जी, शरद पवार जी ने क्लियर कट कहा कि आशीष शेलार जी कांट से दैट, नहीं बोलना चाहिए इसे। हाउ डू यू सी दैट, डॉक्टर मल्होत्रा? Basically, as you know very well, that our party is a very secular party. First of all, we believe in humanity. We don't believe in Hindu, Muslim or whatever Catholic, this is separate. We never believe in all that. हमारे वहाँ तो ये बात कभी होती ही नहीं है. So when somebody sort of starts talking like that, and especially so for vote bank, these things they start talking, especially when they start talking about all these things just before the elections. Naturally, शरद पवार जो बहुत ही मतलब सीनियर नेता है, तो वो अपना रोज तो बताएंगे ही डेफिनेटली। दे डोंट वांट कि मतलब बात कौन सी है, वी आर टॉकिंग अबाउट डबल वोटिंग की, जो हम लोग ने बोला हुआ है कि उसमें ऐसे ऐसे चीजें हो रही है, तो उसको डेविएट करने के लिए वहाँ हिंदू मुस्लिम ये बात कहाँ पे आ गई, वहाँ ये बात कहाँ पे आ गई। वेरेज रोहित पवार जी, पवार साहब, सब लोग ने ये दिखाया हुआ है कि वहाँ पे डबल नेम्स जो है वो सब धर्म के लोगों के हैं, उसमें मिक्स है। हम लोग ने तो नहीं बोला कि सिर्फ मुस्लिम है या सिर्फ हिंदू है, व्हाटएवर। We have just said कि the number of voters voting has been increased. So उसको मतलब उस बात को डेविएट करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए we are putting this angle of Hindu Muslim, ये गलत है। पर लोगों को अभी तो पता है कि ये होने ही वाला चीज है, कि ये ऐसे होता ही है, कि this is what happens when the elections are near, because they, as I said repeatedly, that they don't want to talk about the important जो मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र को ट्रबल कर रहे हैं। They don't want election commission to answer. See, we are questioning the election commission, but what happens? BJP comes in between to sort of take the side of election commission and sort of deviation. Why? Let the election commission answer whatever they have to answer. Why does this happen then? ये छुपा छुपी क्या चल रही है? This has to be answered. I'll come to निजामुद्दीन साहब, जब एक कंबाइंड रैली महाराष्ट्र में हुआ, जिसमें शरद पवार साहब थे, कांग्रेस के लोग थे, राज ठाकरे जी थे, उद्धव ठाकरे जी ने, तो शरद पवार साहब ने कहा कि मुझे संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट याद आया। जब
संयुक्त महाराष्ट्र के लिए पूरे पूरे जितने पार्टीज थे एक साथ आए थे कि हमें संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, तो उसी मूवमेंट का मेरे को ललक इस प्रकार से देखा इस मूवमेंट पर, और ये अंततः तो किस प्रकार से देखते हो जो यूनिटी है आज की तारीख में ऑपोजिशन स्पेशली महाराष्ट्र में? निजामुद्दीन वाइन साहब, वोट चोरी के खिलाफ। सर, मैं उस रैली में मैं पूरे ताकत के साथ था और मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र की जनता अवेयर है और वो बीजेपी की सारी चाल को समझती है। उसने शरद पवार जी को बहुत सीरियस सुना, उन्होंने दूसरे सारे नेताओं को सुना, और उसके बाद एक जो बाद में आपने देखा होगा सेकेंड डे जो उसका कवरेज है, जिस तरह से गोदी मीडिया स्पेशली वो भी कवर करने पे तैयार है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि साहब अब ये वापस ही फिर बड़े पैमाने पे होने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र वैसे भी हमेशा पूरे देश में पॉलिटिकल कम से कम इतना अवेयर रहती है कि उसको ये पता चलता है। उसने अपना फैसला लोकसभा चुनाव में ही बता दिया था, महाराष्ट्र की जनता ने, उनको बताने की जरूरत ही नहीं थी, और सारे दिग्गज सारे मुख्यमंत्री से लेकर सारे होने के बावजूद बुरी तरह चुनाव हारे। उसके बाद जो उन्होंने बेईमानी की, अगर वो बेईमानी नहीं करते तो पूरे बीजेपी को 30-40 सीट भी वहां असेंबली में मिलना नहीं था। और अगर जो राहुल गांधी बता रहे हैं 94 लाख वोट, जो पवार साहब बता रहे हैं, जो रोहित पवार बता रहे हैं, जो दूसरे जितने लोग वहां काम कर रहे हैं, वो सत्यता खुलकर बाहर आ रही है। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि वहां एक वोट मातोश्री में रजिस्टर्ड है और उद्धव ठाकरे के नाम पर है, मोबाइल नंबर दूसरे का है, बात सोच लीजिए बोगस। अब इससे बड़ी क्या बात होगी कि जिस तरह का खेल वहां हुआ, अगर वो खेल नहीं होता और ईमानदारी से जैसे लोकसभा में हमको इन्होंने छोड़ा और बेईमानी नहीं हुई, तो असेंबली में हम इनको साफ कर देते पूरे तौर पर, कुछ बचता नहीं इनके लिए, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने अपना निर्णय दिया था। जनता का कोई दोष नहीं है ना, दोष सरकार का है जो बेईमानी के भरोसे टिकी है। आप सोचिए कि आज भी 12 साल मुख्य प्रधानमंत्री के कार्यकाल को होने जा रहा है, 12 साल बाद भी आज भी मुसलमानों के भरोसे वो टिके हैं कि हम मुसलमान, पाकिस्तान, गाय बैल और महिलाओं का मंगलसूत्र, और ये अभी भी इसी पर टिके हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हमारी छाती 56 इंच की है, हम पठान के बेटे हैं। तो जब ये सारी चीज आप स्वयं हैं तो देश की जनता के बारे में बात करिए ना, अपने काम के बारे में बात करिए। आज भी 54 साल पहले नेहरू जी आपको सोने नहीं देते, बड़ा मसला है कि अब लोग अगर 54 साल पहले की चीजों से आप सो नहीं पा रहे हैं तो आप अपने लोगों को याद करिए ना, अपने गुरु को याद करिए, गोलवलकर जी को याद करिए, दूसरे नेताओं को याद करिए, बताइए कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। नेहरू से आप तुलना करते हैं, उनके पांव की धूल नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अभी अमेरिका में एक चुनाव हुआ है, ममदानी वहां से मेयर का चुनाव जीत के ट्रंप के लॉबी को हराया, और उसने जो भाषण शुरू किया उसने नेहरू से शुरू किया। तो इसी से समझ लीजिए कि देश के पुराने नेताओं का कैरेक्टर क्या था, और देश के नेता देश के लिए सोचते थे। आज का नेता देश के लिए नहीं सोचता। आप खुद सोचिए कि आज जो गुजराती लॉबी है 2 लोगों की, वो लॉबी महाराष्ट्र में भी डिस्ट्रॉय कर रही है, इंडस्ट्री सारी टाप के वो गुजरात ले जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट जितने देते हैं वो गुजरातियों को देते हैं। वो गुजरातियों में गुजराती हमारे भाई हैं, लेकिन वो बेईमान 2 गुजरातियों को देते हैं, बाकी तो हमारे भाई हैं गुजराती, हमको उससे कोई इतराज नहीं है। उनका बड़ा डेवलपमेंट है महाराष्ट्र में और दूसरे जगहों पर। धार्मिक चीजों का भी जो चीजें हैं जिनको ब्राह्मण समाज करना चाहिए था, उनको भी बेवकूफ बना के महाकुंभ का भी सारा खेल जो है उन्होंने वहां खेला, अयोध्या का सारा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने। तो ये सारी चीजें लागू होती हैं कि बीजेपी सिर्फ दलाली कर रही है और लूट का माल दोनों हाथ से बटोर के कब ये भागेंगे कोई पता नहीं है। मैं अभी से देश की जनता अलर्ट है, क्योंकि देश की जनता अपना निर्णय देती है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से उन्होंने डरा कर धमका कर उनको कब्जा किया है। आपको याद होगा गगोई ने एक फैसला दिया था, वो फैसले तुरंत बाद एक लेडी का मामला उनके साथ लगा दिया गया, और उसके बाद लगातार देश के सुप्रीम कोर्ट में जितने फैसले आए हैं, जिसमें से आपने प्रशांत जी को सुना होगा, जो प्रशांत भूषण जी का, उन्होंने उन तमाम जजेस के भी पोल खोले हैं कि जिन्होंने फैसला देने के बाद जाकर कोई गवर्नर बना, कोई राज्यसभा में गया, कोई यहाँ गया। तो इस तरह के लोकतंत्र की मजाक उड़ाने का काम और लोकतंत्र पर बेईमानी से कब्जा करके जिस तरह से देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम हो रहा है, जनता इतना तेजी से अवेयर हो रही है कि आगे वाले आने दिनों में पॉलिटिकल इस तरह की बदमाशी करने वालों को जनता खुद सबक सिखाएगी, उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Dr. Surendra Malhotra ji,
फल्टन केस में, फल्टन वाले सुइसाइड में जिस प्रकार से क्लीन चिट देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया, सुप्रिया सुले जी ने फडणवीस साहब से कहा कि आप इस प्रकार से क्लीन चिट मत दिया कीजिए, आप क्लीन चिट दे रहे हो। अब वहां माहौल को दे दिया, मुरलीधर माहौल को क्लीन चिट दे दिया, यहां पर निंबालकर जी को क्लीन चिट दिया। सुप्रिया सुले जी ने डोंट गिव क्लीन चिट लाइक दैट विदाउट अ जुडिशियल इंक्वायरी। हाउ डू यू सी दैट स्टेटमेंट ऑफ सुप्रिया सुले जी? Exactly. I mean, how can you give just एक दो दिन, just I think next day आप clean sheet देते हैं, तो ये कैसे possible है? There is a procedure. There has to be a proper investigation. Investigation has to be a very transparent investigation by a reputed people, and especially यहाँ पे कैसे police were also involved. So it has to be bhai-proof investigation होना चाहिए था. I mean, it's not a small issue. It's a medical. I mean, it's a doctor who had spent so many years of her life studying, and then बिचारी इतने जगह पे वहाँ पे जाके कोई remote place she's there and she's trying to fight the system over there, trying to do the justice, trying to do whatever is just, not उनके सामने झुक नहीं गई, और ऐसे जगह पे आप फटाफट किसी को क्लीन चिट देते हो, ये कैसे पॉसिबल है? दिस आई मीन दिस रियली वेरी फिशी आई वुड से। So this has to be investigated properly. आप ऐसे नहीं जब माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जब वहाँ उन्होंने चार्ज लिया था, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, महाराष्ट्र को हम लोग बहुत आगे लेंगे, महाराष्ट्र को भय प्रूफ करेंगे, लेडीज एंड एवरीबडी विल फील वेरी सुरक्षित ओवर हियर। सो व्हाट हैज हैपेंड टू ऑल दैट? यहाँ तो कोई सुरक्षित नहीं फील करता। पुणे में देखो, पुणे में कुछ एक दिन और कुछ ये होता है, सब कांड होता है, खून हो जाता है। तो ये सब चीजों में इन्वेस्टिगेशन आप करोगे नहीं तो आप कैसे जस्टिस दोगे किसी को? लोगों को कैसे आपके ऊपर विश्वास होगा? नहीं विश्वास होगा, लोगों का विश्वास तो उड़ ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है। But ऐसे we really pray that something proper happens, and the महिला सुरक्षा should be really thought about. Not only महिला सुरक्षा, सुरक्षा of everybody over here in Maharashtra. महाराष्ट्र का रूप बहुत अभी चेंज हो रहा है. This is a very scary situation. Now, one thing that अमित साटम जो मुंबई के अध्यक्ष है, उन्होंने जैसे निजामुद्दीन रहीम साहब ने कहा ममदानी वहां पर मेयर बने न्यूयॉर्क का, तो एक प्रकार से नेहरू के याद दिला दिया, नेहरू जी के इन्होंने विजडम दे दिए। बट यहां पर अमित साटम जी कह रहे हैं कि हम बीएमसी में खान को मेयर बनने नहीं देंगे। ना, हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट डॉक्टर मल्होत्रा? खान को मेयर बनने नहीं देंगे। बीएमसी किसकी है? बीएमसी लोगों की है। लोग अपना चुनाव करके वहां जिसको लाना है उनको लाते हैं, और ये लोकशाही है। आप लोकशाही में ऐसे बात करते हैं? अरे लोकशाही में तो ऐसे बात तो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए। जो भी आता है अपने मेरिट से आता है। एवरीबडी इज एन इंडियन सिटीजन। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? जस्ट बिकॉज इलेक्शंस आर देयर यू स्टार्ट मेकिंग सच स्टेटमेंट्स, so those few people are there who feel happy with these type of statements. This is an absolute wrong thing. यही तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि लोकशाही खतरे में है। I hope people realize after reading such statements कि लोकशाही खतरे में है। Everybody should do something about it. Everybody should do something to save Maharashtra, to save our country. That to do proper voting and proper सोच के आप सब लोग मतलब आगे आइए। अभी इलेक्शंस आने वाले हैं। Everybody should do that. निजामुद्दीन साहब, दो चीज है। शरद पवार साहब ने आशीष शेलार जी के भी गलत कहा कि आप कैबिनेट मंत्री होते ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते, जो डिविजिव है, जो देश को, स्टेट को बांटेगा जाति और रिलीजन के आधार पर। उसी के बाद कल ही अमित साटम कह रहे हैं कि ममदानी वहां पर बना है, लंदन में एक मेयर बना है, अलग अलग जो इंटरनेशनल सिटीज में मेयर जो बन रहे हैं, मगर मुंबई में बनने नहीं देंगे। बीएमसी में हम कोई खान को बनने नहीं देंगे। कैसे स्टेटमेंट को देखते हो निजामुद्दीन जी? क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? संविधान तो शायद बीएमसी का कानून कायदा नहीं पता है। जो चीज बायलास बनना है, बायलास कौन बनेगा वो वहां की जनता कारपोरेटर को चुन के देगी, कारपोरेटर चुनाव करेगा। ऐसा तो है नहीं कि मुंबई में डायरेक्ट मेयर का चुनाव हो रहा है, एक तरफ जो है किसी मिश्रा जी को रखना है, एक तरफ खान को रखना है, ऐसा कोई विषय तो है नहीं।
विषय यह है कि 227 की कारपोरेशन में कौन सी पार्टियों के नगर सेवक ज्यादा आएंगे, उस पार्टी का एक लीडर चुना जाएगा। वो लीडर किसी भी समाज से हो सकता है, अगर उसका नेता और उसके कारपोरेटर उसे चाहते हैं, मुंबई की जनता चाहती है। ये तो एक बेवकूफ बनाने वाली बात है कि मैं मुसलमानों के विरुद्ध हूं और मैं मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा हूं, इसलिए मैंने अनाउंस कर दिया खान को बनने। कौन सा खान ने दावा किया कि मैं बनने जा रहा हूं? भाई, बनने और बिगाड़ने की बात तब आएगी जब उसकी प्रक्रिया में हमको अधिकार हो संविधान में कि भैया मेरा अधिकार है। अब अगर अधिकार रहेगा तो आप तो नहीं रोक पाएंगे। अगर अधिकार था तो मुस्लिम मिनिस्टर बने, अधिकार था तो मुस्लिम महापौर भी बने, दर्जनों महाराष्ट्र में दर्जनों महिलाएं बनी, दलित बनी, आदिवासी महिला बनी, जिनके पास जिनको कोई जानता नहीं था, संविधान ने उनको अधिकार किया, वो महिलाएं महापौर बनी, वो महिला गवर्नर बनी, राज्य में तमाम चीजें हुई। लेकिन जिनको संविधान पर भरोसा ही नहीं है और जिनको ये भरोसा नहीं, अरे भाई आपने काम किया हो तो आप ये दावा करिए कि साहब हम तो जीत कर आएंगे और जीतने के बाद हम किसी को, अरे जब जीत के आप आएंगे तो अपने आप बन जाएगा, उसमें खान और पठान की क्या तकलीफ है? वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं हम तो पठान के बेटे हैं, तो जब वो पठान के बेटे हैं तो बिठाए ना, किसको मना किया है? ये तो संवैधानिक विषय है सर। जब संविधान के दायरे में रहकर 227 नगर सेवकों में जिनकी पार्टी सबसे ज्यादा चुनकर आएगी, वो महापौर का कैंडिडेट वो तय करेगा, क्योंकि मुंबई में ओपन है, जहां जहां रिजर्व है वहां जिनका नंबर आएगा वो बैठेंगे। और शरद पवार जी तो पहले दूरदर्शी नेता हैं जिन्होंने महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे दिया जब देश में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो हमारे यहाँ ये विषय ही नहीं है। इंडिया गठबंधन के तीनों दलों में ये विषय नहीं है कौन बनेगा। विषय ये है कि जनता के साथ प्रेम करने वाले कौन लोग हैं और वो कौन लोग हैं जो संविधान पर विश्वास करते हैं, जो संविधान के दायरे में काम करते हैं। वो किसी भी धर्म समाज से आ सकता है। अगर उसे भारत के संविधान पर भरोसा है, अपने नेतृत्व पर भरोसा है, अपने काम पर भरोसा है, अपने समाज पर भरोसा है, तो किसी भी समाज से आए, अगर जनता उसको चुन के देती है तो संवैधानिक दायरे में रहकर वो महापौर बनेगा। वो अमित साटम के दादा भी नहीं उसे रोक सकते। मैं वी वेलकम अजीत चौहान जी फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। अजीत चौहान जी नमस्कार, वेलकम टू द शो सर। अजीत चौहान जी, द फर्स्ट राउंड ऑफ बिहार, उस पर आपका टेक क्या है? बिकॉज कांग्रेस, आरजेडी, शरद पवार गुट, एवरीबॉडी बिलीव्स द इंक्रीज ऑफ वोटर्स इज गोइंग टू बेनिफिट तेजस्वी यादव जी। आप किस प्रकार से देखते हो अजीत चौहान जी? आपने चुनाव को बहुत करीब से देखे। सर, बिहार की जनता ने डिसाइड किया है कि वो विकास के साथ रहेंगे। वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिनके साथ है उनके साथ रहेंगे। अब देखिए, इस पूरे माहौल में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव चर्चाएं कौन कर रहा है? किसकी हरकतें कंस्ट्रक्टिव नहीं? कौन जातिवाद को, कौन विकास से परे मुद्दों को यहां पर इस इलेक्शन में उछाल रहा है, ये पूरे देश ने देखा है। और मैं बिहार की जनता का अभिनंदन करता हूं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर, खास करके बिहार की जो यूथ है, देखिए मैं लंबे समय तक पत्रकार रहा हूं, मैंने दिल्ली, मुंबई दोनों जगह काम किया है। बिहार से खासा लगाव है क्योंकि बहुत सारे मित्र कई दशकों तक जो हमारे रहे हैं और आज भी है, वो बिहार से। तो बिहार की ग्राउंड रियलिटी, बिहार की ग्राउंड हालत जब ये लोग हमसे शेयर करते थे और वो जब मुंबई आते थे, पुणे आते थे, हम बेंगलोर जाते थे, तो अलग से हट करके देखते थे कि यहाँ पर इतना अच्छा विकास हुआ है। और सर, मैं आपके माध्यम से ये पूरे देश को बता दूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासन में भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार की जनता ने जो कुछ विकास का मॉडल देखा, लोगों को बहुत अच्छा लगा है, बहुत सराहा है। और जब महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, दूसरे स्टेट अलग इश्यूज पे बात करते हैं, पलायन पर, रोजगार के लिए बाहर जाने वाले मेरे बिहारी बहन भाइयों के लिए आज भी वहां पर बात होती है। ये बड़े दुख की बात है। और ये बिहार की जनता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज आ रही है, उत्तर प्रदेश में कुंभ के मेले के साथ जो विकास हुआ, उत्तर प्रदेश और बिहार
का सांस्कृतिक और भौगोलिक बड़ा साम्य है। तो देखा लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी एक शाश्वत विकास दे सकती है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये एक अच्छा मॉडल विकास का बिहार की जनता ने कुछ दिन तो देखा, और सोशल मीडिया पर खास करके बिहार की यूथ को जब मैं व्यक्त होते हुए देखता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए, लोगों को असली इशू पता चल गया है। आप मिले, लोगों से बात करें, जो वोटर्स है उनको अगर समझे तो वो ना जातिवाद में फंसेंगे, ना स्थानीय मुद्दों में फंसेंगे, वो विकास को वोट देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद जिनके साथ है, ऐसी सरकार फिर से बिहार में चुन करके आएंगी। बिहार की जनता की सारी जो इच्छा आकांक्षाएं है उसकी पूर्तता होगी और बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, मुझे विश्वास है। डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा जी हैं, शी इज फ्रॉम शरद पवार जी, एनसीपी शरद पवार जी, निजामुद्दीन राइन साहब फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यही चर्चा करते, शरद पवार साहब, अजीत चौहान जी याद दिला रहा था कि ये जो एक संयुक्त मुंबई में सबके मोर्चा था, इंक्लूडिंग राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस और अलग अलग पार्टीज, इट रिमाइंडेड हिम ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। इसे वो मूवमेंट मुझे याद आया, वोट चोरी के खिलाफ आज जो इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस है, इलेक्शन वोटर लिस्ट को सैनिटाइज करने वाली बात है, पवार साहब, शरद पवार साहब कह रहे हैं कि मुझे वो याद आया। और मुंबई, महाराष्ट्र में सब पार्टीज बीजेपी के खिलाफ रैली करने वाले। बोलिए बोलिए चौहान साहब, बोलिए। सर, आप मेरे मित्र हैं और बहुत बड़े पत्रकार हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि किसी भी आंदोलन को संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के साथ कंपेयर ना किया जाए, और आगे भी कोई जानने वाला या इतिहास को समझने वाला ऐसा नहीं करेगा। शरद पवार साहब मैं ने आदरणीय किया, पवार साहब को जी, मैं आदरणीय पवार साहब को ये याद दिला दूं कि पवार साहब, आपके गुरु आदरणीय यशवंतराव चौहान जी के कांग्रेस के खिलाफ वो मोर्चा निकला था। आपके मंत्री सका पाटिल ने कहा था कि याच्च चंद्रो दिवाकरो, मुंबई महाराष्ट्र को कभी नहीं मिलेगी। आप लोगों की विचारधारा के खिलाफ हम लोगों ने 106 लोगों ने छाती पर गोली खाई, मुंबई महाराष्ट्र को मिली। आज भी संयुक्त महाराष्ट्र जिसकी हम घोषणा देते हैं, बेळगाव, कारवार, डांग, बिदर और भालकी, ये प्रदेश आज भी हमें नहीं मिले हैं। आज भी संयुक्त महाराष्ट्र अधूरा है। इसका कारण शरद पवार जी, उनकी विचारधारा, उनके नेता और उनकी पार्टी है। इसके जिम्मेदार वो है। कम से कम हमारी जख्मों को कुरेदने का काम शरद पवार जी ना करें। हम मराठी लोग हमारी अस्मिता के लिए सारी पार्टियां सब कुछ छोड़ करके एक होते हैं, जैसा कि हर प्रदेश के लोगों को होना चाहिए। महाराष्ट्र, सेनापति बापट कहते थे कि महाराष्ट्र जगला तो राष्ट्र जगेल। पूरे देश के लिए बलिदान देने वाली कौम, जब भी हिंदुस्तान को कोई खतरा होगा तो सबसे पहला बलिदान महाराष्ट्र से जाएगा। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई में, और हर बार कलकत्ता से लेके तो अटक तक, जब जब हिंदुस्तान राष्ट्रीयत्व खतरे में आया, मराठी आगे गए। तो कम से कम शरद पवार साहब मराठी अस्मिता का अपमान ना करें। संयुक्त महाराष्ट्र की आंदोलन की तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। खून से सना हुआ संयुक्त महाराष्ट्र का मंगल कलश शरद पवार जी को जिन्होंने राजनीति में लाया, वो यशवंतराव चौहान जी को आज भी अधूरे महाराष्ट्र का श्रेय जाता है। हमारी जख्म हरा करने का काम शरद पवार जी ना करें। संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में हर जाति धर्म का आदमी जो मराठी बोलता है, जो हुतात्मा हुए, उसमें मारवाड़ी थे, उसमें मुस्लिम थे, उसमें महाराष्ट्र में ना रहने वाले मराठी बोलने वाले मराठी भी थे। ये हम सब मराठियों का आंदोलन था, कामगार और किसान का आंदोलन था। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं था। हम उस समय इस आंदोलन में पूरी तरीके से सक्रिय हुए थे। और ये आंदोलन क्या है? इस आंदोलन में सक्रिय हुए हुए लोग देखिए, शरद पवार जी की अपनी खुद की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, कांग्रेस की अपनी खुद की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, उद्धव ठाकरे साहब की अपनी खुद की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। जितनी भी पार्टियां इस आंदोलन में सम्मिलित हुई थी, ये सारे लोग अपनी और अपने परिवार की सत्ता जो इनके हाथों से निकल चुकी है,
वो वापस लाने के लिए, महाराष्ट्र की जनता को बरगलाने के लिए ये रोड पे उतरे थे, जिसका पूरी तरीके से टाई टाई फिश हो गया। आप पुराने पत्रकारों से बात करिए, आप फोटोज देखिए, जब संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन हुआ, इन सब लोगों को घर पे बिठा दिया था महाराष्ट्र की जनता ने। क्या वो आंदोलन था? समंदर की तुलना आप छोटे से पानी के डबके से नहीं कर सकते सर। तो शरद पवार जी ये ना भूले कि आज भी संयुक्त महाराष्ट्र की जख्म हमारी हरी हो जाती है, आज भी संयुक्त महाराष्ट्र अधूरा है। आज भी बेलगांव में मराठी मानुस को कन्नड़ रक्षण वेदिका के राक्षस मारते हैं, ये इन लोगों के कारण है। आज भी हमारे डांग के आदिवासी जिनकी मातृभाषा मराठी है, वो 60 साल से सुविधाओं के परे गुजरात में है, वो हमारी तकलीफ है। आज भी कारवार कर्नाटक में है, आज भी बिदर और भालकी कर्नाटक में है, और वहां के मराठी भाषियों को अत्याचार अन्याय सहन करना पड़ता है। आज भी महाराष्ट्र ने इन सारे मराठियों को आरक्षण महाराष्ट्र में दिया है, हमारे बहन भाई है, और ये हमारी जख्म है, इसको हरा करने का काम शरद पवार जी ने किया है। मुंबई का मराठी मानुस अगर ये खुद को संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन से खुद को कंपेयर करते तो इसका जवाब जरूर देगा, और करारा जवाब देगा। ये हमारे जख्म हरा करने का काम ना करे। इन्हीं कांग्रेसियों ने, इन्हीं मोरारजी देसाई ने, यशवंतराव चौहान ने मराठी आदमी की छाती पे गोली चलाई थी, 106 लोग मरे थे हम। ये हमारी अस्मिता, ये हमारे महाराष्ट्र धर्म और ये हमारे अभिमान की बात है। इससे पार्टी, पक्ष या किसी भी राजनीतिक विचारधारा का कुछ भी लेना देना नहीं है। हम मराठी किसी भी पार्टी में काम करें, हम कहीं भी हो, सबसे ऊपर हमारा महाराष्ट्र धर्म है, जो हमें हमेशा राष्ट्र धर्म निभाने की प्रेरणा देता। Now, Dr. Surendra Malhotra ji, you want to comment because Ajit Chauhan ji ने शरद पवार जी, आपका आवाज, your voice is not coming, Dr. Malhotra. I'm hearing. Yes. You want to respond to Ajit Chauhan ji, the BJP spokesperson, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि शरद पवार, महाराष्ट्र धर्म मराठीयांसाठी, मराठी लोकांसाठी डेफिनेटली महाराष्ट्र धर्म इम्पॉर्टंट आहे, पण मला एकच प्रश्न आहे, कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र आमचा? आता कुठे नेऊन ठेवलाय? महाराष्ट्राच्या वाटेवर नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र आमचा। सर आप चुप रहिए अभी, आप प्लीज आप सुनिए उनको। निजामुद्दीन जी सुनिए, निजामुद्दीन। आम्ही पण तुमचं बरंच लॉंग भाषण ऐकलं। मराठी लोकांची अस्मिता, आणि आम्ही पण महाराष्ट्रात आहोत, आणि आम्हालाही मराठी बद्दल खूप गर्व आहे। पण आता जसं याच्यातला एक शब्द चुकीचा आहे का? काय चुकीचं आहे त्याच्यामध्ये? मी जे म्हणालो त्यातला एक शब्द जरी चुकीचा असेल तर आपण मला दोष द्या। आता आम्ही तुमचं ऐकलं तर आमचंही ऐकायला पाहिजे की नाही? आमचा सिंपल क्वेश्चन आहे, कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र आमचा? एकेकाळी महाराष्ट्राचं वैभव एवढं होतं, महाराष्ट्रामध्ये महिलांना सिक्युरिटी होती, there was all everybody was progressing. Now what has happened to Maharashtra? Where is Maharashtra come to? This is a simple question. मराठी अस्मिता आम्हाला पण आहे, we are also Maharashtrians, we also feel very proud of Maharashtra, but where is Maharashtra now going? Where is Maharashtra heading to? So these are the questions which have to be answered. Do you think that Maharashtra is safe the way it was before? No, it is not. Definitely not. What is going on in Pune? What is going on in Nasik? What is happening in Bid? So these are the questions also which have to be answered. We have to talk about the present things, presently what is happening. You are saying that the Andolan which took place was like a feeble attempt for the party to survive. No, it is not that. It is जनते का आवाज है, ये जनतेचा आवाज आहे ह्याच्यामध्ये की जनता wants to know the answers to the questions ki what has happened to the electoral roll, what happened to the double voting, how come the votes increase. So these are the things which everybody is feeling insecure. Everybody wants to know what is the real thing, and this is जनतेचा आवाज. It was not a political rally at all. अजीत चौहान जी, बिफोर आई कम टू यू, लेट निजामुद्दीन जी भी बात करें। निजामुद्दीन जी, आपने सुना अजीत चौहान जी, आपने डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा जी का सुना। अजीत चौहान जी का कहना है कि इतना बड़ा मूवमेंट से आप ये जो कैंपेन थे वो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। वो एक अलग कैंपेन था, वो लोगों के दिल और खून, उस चीज में, हर चीज उसमें इन्वॉल्व था। निजामुद्दीन जी, सर इनको पता होना चाहिए कि ये जो मोर्चा था, पूरी सरकार लगी थी कि ये मोर्चा ना होने पाए, उनको परमिट नहीं किया, पुलिस को परमिशन नहीं लेने दिया। इससे ज्यादा आप घटिया सोच क्या हो सकती है? अगर आप ये कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मैं मराठी हित की बात कर रहा हूं, मैं राज्य में मराठियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूं,
तो आपको ये आपकी ये हालत थी कि मुंबई पुलिस को आपने आगे किया और मोर्चा रोकने की कोशिश की, आपने परमिट नहीं होने दिया, आपने लोकतंत्र के रास्ते को भी चुनने नहीं दिया। तो तब जनता उसके बाद भी लाखों की तादाद में रोड पर निकल के आई। हमारे ख्याल है चौहान साहब जो है उस दिन रात को सो गए होंगे या चश्मा लगाना भूल गए, तो आप उनको कहिए कि देखते कि लाखों की संख्या में मराठी उतर कर आया, उसमें कोई बाहर से नहीं आया था, 100% मराठी आया। अगर उन्होंने देखा हो तो मुंबई के मराठियों का जो दर्द था वो पूरे तौर पर उस दिन आजाद मैदान में आ गया, तो पूरा निकलकर। तो ये कहना कि मराठी विषय अलग है, अरे भाई 23 साल आपकी सरकार भी रही है ना, 23 साल में आपने महाराष्ट्र के मराठियों के लिए कौन सा काम कर दिया? और अभी कह रहे हैं कि आपका कुछ नहीं है। मुंबई में कितने सांसद हैं उनके, जो सांसद चुन के आए हैं उनको मराठियों ने चुना है ना, तो उनमें से इनके कितने सांसद चुन के आए हैं? और जहां जहां की वो बातें कर रहे हैं चौहान साहब जरा पढ़ा करिए आप, तो आपको मालूम पड़े कि देश में क्या हो रहा है। और आपकी पार्टी जिन 3 राज्यों को आप कह रहे हैं कि हमको जनता ने चुन के दिया, आपको चुन के नहीं दिया। जनता ने अगर आपको चुन के दिया होता तो आप जनता के लिए काम कर रहे होते। आप जनता के लिए नहीं काम कर रहे हैं, आप काम उसके लिए कर रहे हैं कि आओ देव और काम करो, यानी आप जो है धनपतियों के लिए काम कर रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। तो ये बात करना कि महाराष्ट्रियों की अस्मिता से कोई खेल रहा है, आप अपने वही परिवार हैं जो आज उस दिन स्टेज पे थे, उनके बाप दादा इस आंदोलन को लड़ने गए थे। आरएसएस बीजेपी के लोग कभी आंदोलन में नहीं लड़े। भारत के इतिहास से लेकर आज तक आप एक भी नाम नहीं गिना सकते जो किसी देश की आजादी में लड़ने गया हो। संघ परिवार जिससे आप आते हैं, जिससे आप बिलोंग करते हैं, आप ये नहीं बता सकते वो देश की आजादी के लिए क्या काम करने गया था। 2002 तक आपको देश के तिरंगे से नहीं प्यार था। आप ये तरह की बातें नहीं कर सकते कि जो है कोई आदमी आंदोलन को किससे, वो आंदोलन में उन्होंने अपना खून बहाया है। और राजनीति में कौन किसके साथ काम करता है, कोई चोरी छिपे नहीं है। दूसरा, शरद पवार महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं पैदा कर पाएगी। ये महाराष्ट्र का सौभाग्य है कि शरद पवार जैसा नेता महाराष्ट्र में आज काम कर रहा है। 80-84 साल की उम्र में भी वो सरकार के विरुद्ध आंदोलन करता है। अगर आपने बेईमानी नहीं किया होता तो उदयन राज भोसले का हश्र जो है, जिन लोगों ने देखा है चुनाव में, वही हश्र बीजेपी का इस बार भी होता और वही हश्र लोकसभा में किया है। इसलिए ये कहना कि मराठियों का ही है महाराष्ट्र ना, 99% मराठी आज भी शरद पवार और कांग्रेस और उद्धव के ठाक है, 99%। तो इसलिए ये कहे, अभी आज भी आपको भरोसा नहीं है देश के संविधान पर। आज आपके अमित साटम का बयान है कि हम मुसलमानों को ये नहीं करने देंगे, हम मुसलमान यहीं नहीं लाएंगे, हम ये दरगाहें बंद करेंगे, हम ये करेंगे। इससे क्या साबित करना चाहते हैं आप? किसी मुसलमान ने आपका विरोध किया, किसी देश के नेता ने आपका विरोध किया है कि आप देश में ये मत करिए? आप खुद जो है सारी चीजें लेके आते हैं नफरत पैदा करने वाली। आपके नेता भी वही काम कर रहे हैं, वही काम आप कर रहे हैं। तो कम से कम समाज बनाने की बात करिए। शरद चंद्र पवार ने समाज बनाने की बात की। शरद चंद्र पवार ने किसी एक लीडर या एक कम्युनिटी के लिए उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। देश के कृषि मंत्री थे तो भी पूरे देश के किसानों की बात की, वो अकेले की बात नहीं किया। जिस शंकर राव चौहान की आप बात कर रहे हैं, एसबी चौहान की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी देश में कभी सिर्फ एक चीज के लिए बात नहीं किया, सब देश के नेता थे और पूरे देश के लिए बात किया है। इसलिए ये सब भ्रम फैलाना ये बिल्कुल गलत बात है और इसे महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप धोखे से शासन में है, आपने सत्ता में लोगों को जो है लूटा है, आपने जो है जो संवैधानिक संस्थाएं थी उनका कत्ल किया है आपने। इसके बाद आप जो है राज्य की गद्दी या केंद्र की गद्दी पे बैठे हैं। जनता ने आपको नहीं चुना। अगर जनता ने चुना होता तो लाखों की तादाद में जनता रोड पर नहीं आती। चौहान साहब, लाखों की तादाद में जनता रोड पर इसीलिए आई कि उसने नहीं चुना था। उसने 4 सांसद मुंबई को दिए। आप एक की बात कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि 4 सांसद जो है महाराष्ट्र के और सारी मुंबई की जनता ने चुन के दिए हैं। तो इसलिए तुलना करना, कांग्रेस ने गड़बड़ कर दिया, शरद पवार जी ने गड़बड़ कर दिया, तो आपने क्या अच्छा कर दिया वही बता दीजिए। या देश की आजादी में जब पूरा मुल्क, पूरा देश लड़ रहा था तो यह संगठन देश के विरुद्ध काम कर रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके नेताओं का बयान है। आप जिस सरदार पटेल जी को आज आप ढो रहे हैं, उन्हीं सरदार पटेल जी ने आपके ऊपर बैन लगाया। तो ये चीजें कौन क्या कर रहा है, मूवमेंट क्या हो रहा है, जनता किसके साथ खड़ी है, जनता किसके लिए काम कर रही है। आप बेईमानी करके संवैधानिक चीजों पर कब्जा करके पैसे से खरीदी गई मीडिया जो आपका प्रचार तंत्र बनती है,
जो अधिकारी आपके विरुद्ध न्याय देता है उसे आप जेल भेजने की बात करते हैं, और जो आपके फेवर में निर्णय देता है वो गवर्नर बनता है, वो राज्यसभा का एमपी बनता है, वो एनटीसीपी के कमीशन का चेयरमैन बनता है। तो ये बेईमानी नहीं है तो क्या है? वोट आप नहीं खरीद सके, महाराष्ट्र में लाडली बहन लेके आए कि लाडली बहना के नाम पर आपने वोट लिया, पैसा नहीं दे पा रहे हैं। वही ट्रायल आप बिहार में करने गए, 10,000 बांटा और तीसरे दिन जो है नोटिस आ गई लोगों के, बहन इसका किस्त का पैसा भरो। हंगामा मच गया। जब तमाम नोटिसों की कॉपी गई तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्शन के बाद देखेंगे। तो जो जनता के मुद्दे हैं वो बात करिए। आप कहिए कि हमने जनता के लिए ये किया है, वो दिखाइए ढाकी साहब, ये प्रूफ है। Yeah, now Ajit Chauhan ji, there are two things. One, Dr. Surena Malhotra ji ने आपसे पूछा कुटे नेवून ठेवलाय महाराष्ट्र माझा, and then you heard Nizamuddin ji. बोलिए बोलिए अजीत चौहान जी। नहीं, चलिए मैं डॉक्टर सुनंदा ताई को सुरैना, डॉक्टर एक ही सवाल करूंगा। हाँ। और वो सवाल करके मैं आगे चला जाऊंगा कि ओके। ताई, जब ये निजामुद्दीन जी ये न्यूज चैनल पर बैठ करके कहते हैं कि तुम कैसे मराठी महापौर बना लोगे, आप सुन कैसे लेती हो? कैसे सुन लेती हो आप? किसने कहा? ये मैं एक वाक्य आपको किसने कहा सुनाता सर? हूँ। चौहान सर, सुरेश किसने दादा कहा? जैन, ताई 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 ताई, मैंने बड़ा शांति से सुना इनको। इन्होंने मुझे एक सलाह दी कि अजीत चौहान जी थोड़ा पढ़ा कीजिए। भाई साहब निजामुद्दीन जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैंने बोला यशवंतराव चौहान जी के बारे में, आप उदाहरण दे रहे शंकरराव चौहान जी के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आजादी के आंदोलन में सहभाग, ये किताब मैं सर से एड्रेस लेके आपको मेल कुरियर कर देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। हमारे संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे, आजादी के आंदोलन में कई बार जेल गए। महाराष्ट्र के संघ की स्थापना के बाद महाराष्ट्र के हर जिले के निजामुद्दीन जी, निजामुद्दीन जी ये ऐसे क्या कर रहे हैं? निजामुद्दीन जी उनको बोलने दूंगा, फिर आप मुझे मालूम है, मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। आप सुनिए, आपने इतनी देर बोला ना, आपने इधर उधर से गलत सारे ये दिए। तो एक मैं आपको वाकया बताता हूँ, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे का। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के एमएलए चुन के आए थे, कुछ कम पड़ रहे थे, अपक्षों की जरूरत थी। और कुछ लोग एक दिन दोपहर में आए, ये राज ठाकरे जी हमेशा अपने भाषण में सुनाते हैं, और बाला साहब को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुरेश दादा जैन होंगे और वो सारा जो गठजोड़ है इंडिपेंडेंट एमएलए का वो कर लेंगे। बाला साहब दोपहर में सो रहे थे, बाला साहब ने उठे नींद से और बोला कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मराठी ही होगा। निजामुद्दीन जी, टीवी चैनल पे आपने जो बोलना है बोल दिया। आप कौन से प्रदेश से आते हैं मुझे मालूम नहीं। इसके बाद महाराष्ट्र में, मुंबई में मराठी आदमी को क्या करना है, इसकी सलाह की हमें जरूरत नहीं है। यह महाराष्ट्र मराठी आदमी का है और मराठी मानुस को यह पहला प्रथम प्राधान्य होगा। हम संसदीय पद्धति से चुन के आएंगे, चुन के आने के बाद मराठी महापौर ही चुनेंगे और हम हमारे वोटर को बोलेंगे ये महाराष्ट्र है और यहां पर सिर्फ मराठी मानुस को प्राधान्य दिया जाएगा। जो मराठी भाषा, मराठी मानुस का समर्थन करेगा उसी आदमी को हम लोग सराहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी आदमी को मराठी प्रथम प्राधान्य है। डॉक्टर सुनंदा ताई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हम जिस भी पार्टी में काम करते होंगे, एक ये निजामुद्दीन कहीं से आ रहे और ये हमारी इस विषय पे टीका कर रहे हैं कि कैसे तुम मराठी, महाराष्ट्र में, मुंबई में मराठी महापौर नहीं होगा, हम बिहार से लाएंगे क्या? जाके बिहार में बात बोलो ना, ये सुन के लेंगे क्या बिहारी लोग? पंजाब में बोलो, सुन के लेंगे? कलकत्ता में सुनेंगे? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में सुनेंगे क्या? इसके बाद इस तरीके की बकवास आप बिल्कुल मत कीजिए। मैं फिर आता हूं, अभी आइए मैं आपको बताता हूं। हमने मीडिया खरीद ली, हमने प्रशासन खरीद लिया। देखिए क्या होता है, जब आप हार जाते हैं ना, तो राहुल गांधी से लेकर तो बाकी सब लोगों के अंदर को फ्रस्ट्रेशन है वो दिखता है, वो आप लोगों तक दिखता है। तो उस फ्रस्ट्रेशन से हमको कुछ लेना देना नहीं। कुठं नेऊन ठेवला है महाराष्ट्र में, बताता हूँ। 2.5 साल की कांग्रेस के गठजोड़ वाली उद्धव ठाकरे सरकार में महाराष्ट्र बिल्कुल नीचे गिर गया था। हमने फिर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट में महाराष्ट्र को नंबर 1 लाया। हमने औद्योगिक विकास में महाराष्ट्र को फिर से नंबर 1 लाया। आज महाराष्ट्र का जीडीपी पूरे देश में सबसे ज्यादा है, ये हमारी सरकार में हुआ है। महाराष्ट्र सबसे अधिक रोजगार देने वाला स्टेट पूरे वर्ल्ड में है। आज भी
हमारे जो नए एमआईडीसी बन रहे हैं महाराष्ट्र में, पूरे देश में सबसे ज्यादा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एमआईडीसी है, और वहां पे फॉरेन की कंपनियां अगले 3 साल तक वेटिंग पे है. इथं नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा. हमारी लाडली बहनों को हमने अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, स्वयं पूर्ण करने के लिए एक योजना चलाई. इस योजना के खिलाफ ये योजना बंद हो, इसीलिए आप लोग कोर्ट में चले गए. और जब कोर्ट में जाकर ये योजना आप बंद नहीं करा पाए, मतलब वोट पाने के लिए आदमी कितना झूठा हो सकता है, कितना मक्कार हो सकता है, ये बार बार आपके नेताओं ने महाराष्ट्र के दिखाया. और आप क्या बात कर रहे हैं कि बिहार में ये कर दिया, यहां वो कर दिया. अरे भाई, हमारी लाडली बहनाओं के आशीर्वाद से चुन करके हम आए हैं. हमने लोकसभा में कोई हेराफेरी नहीं की और विधानसभा में हेराफेरी की. जहां पे आपके नेता पप्पू जी गांधी कहते हैं कि सॉरी राहुल गांधी जी कहते हैं कि भैया यहाँ पे घोटाला हुआ है, वहां चिमूर में तो कांग्रेस जीत करके आती है. मतलब मुझे एक बात सर, एक बात छोटी सी बताइए. मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ, बूथ का कार्यकर्ता हूँ. बीएलओ होता है, बीएलए होता है, वहां पे सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं. मेरे 10 जगह वोटर लिस्ट में नाम हो. भारतीय जनता पार्टी सन 90 से यह मांग करती आई है कि वोटिंग लिस्ट निर्दोष होनी चाहिए. इस देश में बार बार चुनाव आयोग ने यह कहा कि भैया वोटिंग मशीन में खराबी है, साबित करा दो. आप जाते ही नहीं. आप इस सारे विषयों में कंप्लेंट करो. कंप्लेंट करने के लिए आपसे एफिडेविट मांगते हैं, आप देते ही नहीं. सर बात यह है कि महाराष्ट्र में इन लोगों ने लोकसभा के समय कुछ झूठी बातें बताई, बरगलाई. अरे वोटिंग लिस्ट में डबल नाम है, वोट कर तो नहीं देगा ना वो आदमी. यहाँ पे वोटिंग सिस्टम कैसी है मेरे भाई, आप पहले इसको तो समझ लो. आप इलेक्शन लड़ते हो, चुनाव, कभी बूथ पे ना बैठे हुए लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस तरीके के आरोप करते हैं, हमारे मित्र जो महाविकास आघाड़ी का काम करते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से जब हमारी चर्चा होती है तो सर को हाथ लगा लेते, बोलते हैं हमारे नेताओं को हो क्या गया है, जिसको ये इलेक्शन सिस्टम समझ में आती है. और ये मांग तो हमारी भी है, ये तो हमने भी चुनाव आयोग से करी है. और चुनाव आयोग ने ये जब पूछा आप लोगों से, चलिए ठीक है, दोहरा तिहरा, चुनाव आयोग का और कोर्ट का सरासर ये मानना है कि इस देश में वोटिंग होना चाहिए. किसी का नाम कट जाए, वो वोट नहीं कर पाए, ये बहुत गलत होगा. और जिसका 1-2 बार नाम है भैया, जाके वो 2-3 बार वोटिंग तो नहीं करेगा. वो सिस्टम है कि एक आदमी एक बार ही वोट कर सकता है. अब मेरा ये कहना है, मुंबई में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, कई बाहर के लोगों के, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के महाराष्ट्र की वोटिंग लिस्ट में नाम है. वो एक विशिष्ट धर्म के है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते. तो ये जो डबल टिबल नाम आप जो ये बता रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करते होंगे. ये कैसे आपने आकलन लगा लिया? और हम भी तो ये चुनाव आयोग से ये सवाल कर रहे हैं कि भैया ये वोटिंग लिस्ट जो है ये बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए. कैसे, मतलब सर आपने कई बार इसकी खबरें चलाई, नेशन नाउ पे कार्यक्रम हुए, हम बैठे, मुंबई के मैंग्रोव तोड़ दिए, वहां पर झोपड़पट्टियां बन गई इनकी सरकार में. 3-3 मंजिलें झोपड़पट्टियां. सर आपके ऑफिस से कुछ कदम दूरी पे नरगिस दत्त नगर में चले जाइए, 3 मंजिलिया झोपड़ियां है. वहां पे वोटर्स कौन है ये सर आपको भी मालूम है, सारे रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है. आप चले जाइए नवी मुंबई में, आप चले जाइए कल्याण में, मुंब्रा में चले जाइए, थाना ग्रामीण में चले जाइए, वसई विरार में चले जाइए, नाला सोपारा में चले जाइए. ये जो नई बस्तियां बढ़ी है, यहाँ पर वोटर्स कहां से आए? ये किसने लाया, किसने बसाया? एक पालक मंत्री, एक गार्डियन मिनिस्टर मुंबई के हुआ करते थे. उसी समय सर नेशन नाउ ने ये मुहिम चलाई थी, मैं खुद बैठा था इस चर्चा में. तो इन लोगों के जो लोग आते हैं, तो ये क्या आपके जो लोग वोटर लिस्ट में घुसे हुए हैं, जो पूरी तरीके से बोगस है, जो यहाँ के महाराष्ट्र के निवासी नहीं है, वो आपको ही वोटिंग करते हैं भैया, तो निकाल दो उनको. डॉक्टर ये तो हमारी सिल्वा, सन 90 से मांग है, आज से मांग नहीं है. दूसरा विषय कि Okay, you can go. You know, you got it. You can go. You come to. You come at 8 o'clock, 7 o'clock. Dr. Malhotra, you can leave. Let Mr. Chauhan continue. Yes, yes. बोलिए चौहान जी. चौहान जी बोलिए. नहीं सर, मुझे बस कहना यही है कि जिनको महाराष्ट्र की ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है, वो नई बातें करे. महाराष्ट्र देश का नंबर 1 स्टेट है. सर मुंबई निजामुद्दीन साहब को बुलाएंगे, शायद मुंबई से बोल रहे हैं, कहीं से मुझे पता नहीं. मुंबई से रोड पे आइए निजामुद्दीन साहब, वो भी पत्रकार से चले जाइए. आप समृद्धि से, नागपुर से जब आते हैं, हमारे जो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, पूरी तरीके से नई उसका लाइनअप किया गया. और वो रोड जब मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी बना रहे थे तो हंसे थे लोग
आप ही के पार्टी के एक विधायक है, उन्होंने कहा था मैं फंदा लगा के मर जाऊंगा, हमारे यहाँ की जमीन नहीं दूंगा। उन्होंने किसानों से जमीन ले ली और वही जमीन 5 गुना ज्यादा मुबदला लेकर के पैसे लेने वाले वो सबसे पहले थे। हमने 3.25 साल में 55,000 करोड़ का समृद्धि, 60,000 करोड़ का समृद्धि बनाया और आज महाराष्ट्र का सबसे कामयाब प्रोजेक्ट है। हमने मिसिंग लिंक बनाया मुंबई पुणे के बीच, हम बहुत ही कम समय में, पहले भी 95 में हमारी सरकार ने ही बनाया था, अब भी हमारी सरकार ने ही बनाया। आपके मुख्यमंत्री होते हुए मरीन ड्राइव का एक फोटो और आज का फोटो एक पत्रकार ने आज ही सुबह ट्वीट किया है, थोड़ा सा खंगाल करके ट्विटर देख लीजिएगा, हमने क्या किया है और महाराष्ट्र कुठं नेऊन ठेवला है ये आप समझ जाएंगे। 35,000 करोड़ रुपए की हमारे किसानों को इस आपत्ति में मदद देने का काम हमने किया है। शरद पवार जी का बहुत कौतुक किया आपने, बहुत गुणगान गाए उनके। 25 साल से शरद पवार जी महाराष्ट्र के गन्ना किसानों को ब्लैकमेल कर रहे थे। 28,000 करोड़ रुपए हमारा, मैं भी गन्ना किसान हूं, हमारे पैसे माफ करेंगे करके शुगर मिल मालिकों को यूज करके अपने पार्टी को जिता रहे थे। जैसे सहकारिता मंत्रालय बना, पहली बैठक में मेरे नेता आदरणीय अमित शाह जी ने महाराष्ट्र के किसानों के 28,000 करोड़ रुपए उन चीनी मिलों को सीधे ट्रांसफर कराए और हमारे किसानों को न्याय दिया। शरद पवार का पॉलिटिक्स खत्म किया। ये जो सारे लोग शरद पवार को छोड़ करके भाग गए ना, ये इसीलिए भाग गए क्योंकि वो उनकी गुलामगिरी से मुक्त हुए हैं। वाडवन पोर्ट हो रहा है महाराष्ट्र में, 80,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पोर्ट हम बना रहे हैं, जो महाराष्ट्र को कई आगे लेकर के जाएगा साहब। पूरे देश से लोग आएंगे, सबको रोजगार मिलेगा। हम शक्तिपीठ हाईवे महाराष्ट्र में बना रहे हैं। हम महाराष्ट्र में जितने डिस्ट्रिक्ट्स है, हर डिस्ट्रिक्ट में समृद्धि को लेकर के एक ऐसा नया उद्यमी नगर बनाने वाले हैं जहां पर ड्राई पोर्ट्स होंगे। मुंबई में मेरा संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर और जलगांव की बाउंड्री पे गांव है साहब। मैं मेरे खेत में जो चीज पकाता था मुंबई ले जाने के लिए मुझे कई घंटे लगते थे, अब 5.5 घंटे में जेएनपीटी पोर्ट पे मेरे खेत में जो मैं केली उगाता हूं वो केली मेरी दुबई जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की वजह से हो पाया। मेरे साथ मेरे आसपास के 28 गांवों का केला अभी हम लोग 5.5 घंटे में जेएनपीटी पोर्ट पे भेज रहे हैं साहब। इथं नेऊन ठेवला है हमने महाराष्ट्र। ये सारी चीजें जो है हमारे महाराष्ट्र की महिलाएं है, किसान है, महाराष्ट्र के कामगार है। महाराष्ट्र में हर चीज के लिए और हर क्षेत्र के लिए इतना पायाभूत काम करने वाली सरकार पिछले कुछ सालों में नहीं थी। ये हमारे विरोधी भी, आप किसान मोर्चा के जो लोग परसों गए थे उनका क्लिप यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा। सारे नेताओं ने यह माना कि आजादी के बाद की ऐसी सरकार है भैया कि जिस सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और आप ही कर्ज माफी कर सकते हैं, आप ही किसानों का लोन वेवर कर सकते हैं। तो हमें आपसे ही मांगे, इसमें कम्युनिस्ट से लेके कांग्रेस से लेके तो सारे लोग थे साहब वहां पे। इथं नेऊन ठेवला आम्ही महाराष्ट्र। निजामुद्दीन जी, महाराष्ट्र नंबर 1 है, इसकी जलन है क्योंकि आपके मुख्यमंत्री एक दिन 2 घंटे के लिए आए थे मंत्रालय में सिर्फ 2.5 साल में। आपने खिचड़ी में घोटाला किया, आपने कफन में घोटाला किया, आपने कोरोना में घोटाला किया, आपने हर चीज में घोटाला किया, पैसा खाया, इतना पैसा खाया कि आपके होम मिनिस्टर को जेल में जाना पड़ा साहब। क्या बोलेंगे? थोड़ा सा पढ़ करके आया कीजिएगा। शंकरराव चौहान आपके होम मिनिस्टर थे, मैं यशवंतराव चौहान की बात कर रहा था। और महाराष्ट्र का इतिहास बाहर के किसी बाहरी आदमी से सीखने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत प्राउड मराठी हूं और मुंबई में हम मराठी महापौर नहीं बनेंगे। आप लोग अगर अमराठी सर महापौर आप अभी भी वही झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपने पूरे डिस्कशन में कसं ऐकून घेता तुम्ही? हा सरळ सरळ टीव्हीवर मैं पूरे डिस्कशन में ताई आपले पक्ष वेगळे ऐसा है, पण असले निजामुद्दीन येऊन सांगायची गरज नाही आपल्याला मुंबईचा महापौर मराठी कसा असेल। ऐसा है, आप या तो सुने नहीं या तो आपको बहुत ताव आ रहा है। चौहान साहब पहले सुनो आप। मैं निजामुद्दीन जी एक चीज पहले बोलूं। हमने आपको सुना ना, एक चीज निजामुद्दीन जी, हमको एक जगह भी आप नहीं बता सकते जिसमें मैंने ये कहा हो कि मराठी महापौर नहीं बनेगा। और आप ये नहीं साबित कर सकते कि जितने राजनीतिक दल है वो मराठी नहीं है। आप अकेले मराठी नहीं है, सारे राजनीतिक दल मराठी है तो मराठी ही बनेगा ना। किसी ने आके ये कहा क्या कि यहाँ का मुख्यमंत्री दूसरा बनेगा? तो आप और आप जो ये कह रहे हैं कि आप कैसे मराठी महापौर डिक्लेयर कर दिया? ये
किसने डिक्लेयर कर दिया? आप ऐसे कैसे बोल लेते? अभी आप किसने शिवसेना कहा? प्रमुख किसने बाला साहेब कहा? ठाकरे जिंदा होते तो पहले नहीं, खाड़ किसने करके कहा? आपके कान के नीचे आवाज लगाते, फिर बात करते आगे की। ये बात आप मत कीजिएगा देखिए, आप निजामुद्दीन जी, बकवास आप वाली मुझसे बात उम्र बंद में कर बड़े दीजिए हैं, मैं चौहान आपका साहब। आदर करता हूँ। आप वो बात करिए जो संवैधानिक ये है। राजनीति नहीं होगी। महाराष्ट्र में मुंबई में मराठी महापौर ही बनेगा, और हमारे अध्यक्ष आदरणीय अमित साटम जी ने बड़े प्राउड के साथ कहा है, हम भी प्राउड के साथ कहते हैं। ये आप बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको चुन के आकर के मुंबई में अमराठी महापौर बनाना है, लोगों को बताइए, उस तरीके से लोग आपको वोट करेंगे। निजामुद्दीन जी एक बात ये आशीष शेलार जी है, अमित साटम जी है और अजीत चौहान जी है, ये स्पोक्स पर्सन भी है मगर वकालत ज्यादा करते। ये है ना, जो आपको ट्रैप कर दिया अपने भाषा में तो आप उसमें आ गए। और अजीत चौहान जी उन्होंने कभी ये बोला ना कि ना खान ही बनेगा, जैसे अमित साटम जी ने कहा खान को बनने नहीं देंगे, उसमें ट्रैप में पड़ गया। बोलिए निजामुद्दीन। किसी राजनीतिक दल ने ये नहीं कहा कि हम खान को बनाएंगे। किसी राजनीतिक दल ने हमारा कहा मराठी क्या? खान होगा ये तो बनाएंगे। बीजेपी कह रही है। महाराष्ट्र का ये खान होगा तो बीजेपी उसको कह बनाएंगे रही है। ना, जो मराठी भाषा बोलने अरे वाला हो, लेकिन चौहान महाराष्ट्र साहब का कौन मुसलमान हो। कहा कि बनाएगा? कौन कहा? अरे ये अमित साटम भाई अपनी साहब, मर्जी से उपज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, राजनीतिक दल शिवसेना कहा ने क्या? अपनी सरकार में हमने जवान साहब, मराठी किसी मुसलमानों को राजनीतिक मंत्री दल ने बनाया कहा ना। क्या? आप कौन किधर से किसी बाहर से आके राजनीतिक हमको दल ने- बताएंगे इसको बनाओ उसको बनाओ? आप हमारा अपनी मराठी मर्जी से मुसलमान बात कर रहे प्राउड हैं। मराठी मुसलमान होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा होगा तो वो भी बनेगा। छत्रपति बनाएंगे शिवाजी उसको। महाराज के साथ वो हाँ, आप क्यों राजनीति चल कर रहे हैं अपनी? तब आप राजनीति आप क्या तय करेंगे? आप राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमान करके करेंगे? आप महाराष्ट्र की अस्मिता पर बात कर रहे हैं। जितनी पार्टियां राजनीति यहां कर रही है सब मराठियों की है। मराठियों के बाहर से कोई पार्टी आई है? आप बात कर रहे हैं चौहान साहब, आप मेरे को बताइए किसने तो कहा भाई कि साहब, मुसलमान आपको बनाएंगे? तकलीफ क्या है मराठी महापौर बन नहीं, मुझे जाएगा तो? तकलीफ नहीं है, आप इतना सर। छाती पीट मुझे के क्यों तकलीफ कर रहे थे कैसे हो सकती कि है? ये लोग कैसे डिक्लेयर भाई, कर सकते हैं आपको मराठी तकलीफ महापौर हो रही बनेगा, है, मराठी तकलीफ महापौर आपको हो बनेगा? रही है। मुंबई मैं में क्या आपको बिहार का पूछ रहा महापौर हूं बनेगा कि क्या? किसी ने कहा क्या? मुंबई में उत्तर प्रदेश का किसी महापौर राजनीतिक बनेगा दल ने क्या? कहा क्या? तमिलनाडु का किसी बनेगा क्या? राजनीतिक दल ने कहा? आप बताइए ना, किस राजनीतिक दल ने कहा क्या मुसलमान बनाएंगे? अरे आपने किस नेशन नाउ राजनीतिक पे दल ने कहा, मैं जब आया आप क्या चर्चा साफ में, सुनते ही नहीं? वकील साहब, आप अपनी मर्जी से बात कर रहे हैं वकील अजीत साहब। चौहान जी आप वकील हो, आप बताइए आशीष कि शेलार जी किसने वकील कहा? है, अमित आप साटम किसी वकील है राजनीतिक और दल का हवाला आप कीजिए। आप वकील हो अजीत चौहान जी आप बरोबर। एनीवे वी कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम बिकॉज थैंक यू फॉर कमिंग निजामुद्दीन जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अजीत चौहान जी, मैं सर ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र ने एक नंबर पर ले आए देवेंद्र जी, तो इसका मतलब कि योगी जी झूठ बोल रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को हमने एक नंबर पर लाया, महाराष्ट्र तीसरे पर गया और देश आज कर्जा लेने में पहले नंबर पर गया। आप ऐसा झूठ फैलाकर नहीं कर सकते। जनता देखती है, बच्चे गूगल सर्च करते हैं, सोशल मीडिया पर रोज सुबह शाम आता है, आपके ही नेताओं का बयान है। अगर योगी जी सत्य है तो देवेंद्र जी अरे झूठे भाई हो गए, साहब, और पहले अगर ना देवेंद्र आप जी आपके सत्य चुन है। के आने की व्यवस्था कर लीजिए। आपका हर नेता हम इलेक्शन में क्यों आ रहे करके छाती पीटता है, हमको इलेक्शन में हरा दिया करके छाती पीटता है। हम पूरी आपके ताकत एक से जनता शीर्षस्थ के लिए नेता काम करते हैं और का काम देश करते हैं, के वकील साहब। महाराष्ट्र और के हम विकास झूठ के से बारे में डरते बयान नहीं बता हैं। दीजिए। हम हमको झूठ गलती से से हरा डरते दिया, नहीं हैं। ये चोरी और किया, जिस- वोट चोरी किया। अरे भाई साहब, Yes, वो पहले पूरे आप देश विकास के देश बारे का में बात दिखाने कीजिए की जरूरत जो है। हमने किया है। मेरे कहने मैंने से मत 15 करिए मिनट आप। तक लगातार वकील नॉन साहब, स्टॉप आप मेरे इससे नेता हमारी आदरणीय बातें देवेंद्र मत जी मानिए। की आपके उपलब्धियां नेताओं की बात सुनाई। सुनिए। आप एक अनुराग प्रोजेक्ट ठाकुर बता का बयान दीजिए, देखिए। 15 साल में आपके एक खुद प्रोजेक्ट आशीष बता शेलार दीजिए का बयान आपके शासन देखिए। के राज्य में समृद्धि जैसा कोई प्रोजेक्ट आपने किया हो। सर, आप एक प्रोजेक्ट मुझे जो बता दीजिए, प्रोजेक्ट आप कोस्टल बता रोड सकता के हूं, जैसा आप प्रोजेक्ट गरीबों आपने के लिए किया है। क्या कर रहे हैं वो आप बता एक प्रोजेक्ट सकता हूं। बताइए, आप अटल कह सेतु रहे हैं कि जैसा हाँ, कोई प्रोजेक्ट रोकड़ियां आपने आके किया बसे, है। आप बांग्लादेशी एक बसे। प्रोजेक्ट मुझे बता केंद्र में दीजिए, राज्य में किसकी वाडवन सरकार पोर्ट के है? जैसा प्रोजेक्ट अपने आप आपका उछल प्रपोज कर है, आएंगे। बुलेट ट्रेन जैसा इसका कोई मतलब आपके कि पास देश का प्रपोज गृह मंत्री प्रोजेक्ट ना है, कर रहा है, मेट्रो के महाराष्ट्र जैसा का कोई मुख्यमंत्री आपने ना काम कर रहा करके है। दिया है। अगर ना कर रहा मुंबई नहीं की तो मेट्रो कैसे आप आगे बसे? देखिए, नागपुर की बसाने मेट्रो का भी आप काम आप देखिए, कर रहे हैं और बैन भी आप बड़े कर रहे हैं। शहरों के चौड़े सर, रास्ते आप वकील देख साहब, आप लीजिए। सुनिए। आप कह रहे हैं कि मुंबई वहाँ में रोहिंग्या बस जिस गए, तरीके से बांग्लादेशी बस गए, हमने इनको कौन ले आया बड़े बसाने? ही विक्रमी समय में जमीन के नीचे से एलिवेटेड मेट्रो का जो जाल बिछा दिया, उस तरीके का कोई विकास अगर मेट्रो आपने किया भी हो तो देश उस पे में बात कीजिए ना। पहली छाती मेट्रो पीटते कांग्रेस रहते हैं लेके आपके आई। लोग, हमको मेट्रो हरा भी दिया, कांग्रेस लेके हमको आई, इलेक्शन में प्लान गिरा भी दिया। कांग्रेस हम लेके आई, तो पैसा भी कांग्रेस परिवारवादी लेके आई। पार्टियां अपने परिवार ठीक की है, आप प्राइवेट झूठ बोल लिमिटेड के कंपनियों को सत्ता में बीजेपी लाने के झूठ लिए भाई बोलती है, साहब छाती जोर से पीट रही है बोलती है, निजामुद्दीन दिखाने की जी। बात करती है। आप वो मैं दिन नहीं उससे रहे, नहीं डरता आप और मैं निजामुद्दीन झूठ साहब बोलने हैं, वालों से कभी आपको नहीं भी कोई वो डरता, राज्यसभा नहीं क्योंकि मैं देंगे, भारत आपको के भी कोई संविधान एमएलसी नहीं को बनाएंगे। वो मानता हूं अभी और बाबा उनके साहब के बेटा बेटियों संविधान के को मानते मानता हूं, हैं, इसलिए मैं क्योंकि डरता उनके नहीं लोगों में धमकी से से, चुने हुए और आए मैं हुए लोग डरता नहीं नहीं इन है। चीजों से। ज्यादा आप उनके लिए छाती मत पीटिए, गला मत फाड़िए, छाती कुछ नहीं पीटिए, देंगे वो। We come- छाती आप पीटिए, we come to the end of the program. नहीं है। आदरणीय Thank you.
प्रधानमंत्री चौहान साहब। नरेंद्र मोदी जी के विकास रथ पर सवार होइए और देखिए कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच अजीत विकास चौहान पे जी, बोलिए। थैंक यू सो मच निजामुद्दीन रोहिन साहब, थैंक यू सो मच। अजीत चौहान जी बहुत स्लिम हो गए आप।
You look very slim. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. As we always end with the preamble to the Constitution, which says, "We, the people, hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity." Justice that is social, economic, and political. Equality that is equality before the law and equal protection of rights. When we talk about liberty, we talk about freedom of speech, expression, faith, worship, and belief. And the right to life, liberty, and pursuit of happiness. And when we talk about fraternity, we talk about eternal brotherhood, believing the territorial and political integrity of the nation. To subscribe to the fastest growing channel of the nation, subscribe to the nation, subscribe, click on the icon, subscribe to the fastest growing channel of the nation. And we always believe the fundamental duty of all political parties and political leaders to come together to preserve and protect the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are strong and secure, the Constitution survives. When the Constitution survives, the nation survives, and then the people of the nation survive. That's all from Pradeep Nambiar Nation Now. We'll come again tomorrow with more news from the center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.